मॉर्निंग सभी को। और पुनः एक बार कल ध्वनि पे ख़त्म की थी। हालांकि जो आपको वीडियो मिले हो 2 पार्ट में मिले होंगे, वो एक ही वीडियो था, बट टेक्निकल इशू की वजह से 2 पार्ट में भेजना पड़ा। और ये लगभग कोशिश करेंगे आज ख़त्म करते हैं 1 घंटे में। चलिए, ध्वनि संचरित हो सकती है तो ध्वनि ठोस, द्रव तथा गैस तीनों माध्यमों में संचरित हो सकती है। सबसे ज़्यादा जो ध्वनि चलती है वो चलती है ठोस माध्यम में। सबसे कम जो ध्वनि की चाल होती है वो होती है गैस में। द्रव माध्यम होता है। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की प्रबलता इसके आयाम पर निर्भर करती है। आवृत्ति का मात्रा क्या होता है? आवृत्ति का मात्रा हर्ट्ज होता है। दूरी का मात्रा मीटर होता है। समय का मात्रा न्यूटन, समय का मात्रा सेकंड होता है। और बल का मात्रा न्यूटन होता है। मानव कानों के लिए तीव्रता की सीमा क्या होती है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक मानव के लिए होती है। ठीक है। निर्वात या वैक्यूम में ध्वनि की चाल क्या होती है? तो ध्वनि की चाल होती है 1500 मीटर। निर्वात या वैक्यूम में ध्वनि की चाल होती है शून्य। 1500 मीटर कहाँ शून्य होगी? निर्वात में ध्वनि चलती ही नहीं। ध्वनि को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि की तीक्ष्णता, पिच किस पर निर्भर करती है? तो आवृत्ति पर। ठीक है। प्रबलता किस पर निर्भर करती है? तो आयाम पर। ठीक है। कितनी ध्वनि, पिच मतलब अच्छी सुरीली ध्वनि होगी या कैसी होगी? अप्रिय ध्वनि को क्या कहते हैं? शोर कहते हैं। कंपित करने वाली वस्तु का अधिकतम विस्थापन क्या कहलाता है? आयाम। महिलाओं की आवाज़ पुरुषों की तुलना में तीखी क्यों होती है? उच्च आवृत्ति के कारण। प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या क्या कहलाती है? प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। आवृत्ति का उल्टा ही आवर्तकाल होता है। जैसे आवृत्ति अगर n है तो आवर्तकाल का क्या हो जाएगा? 1/n कर दोगे तो आवर्तकाल t हो जाएगा। चलिए आगे। ध्वनि प्रदूषण से कौन सी समस्या हो सकती है? तो अतितनाव हो सकता है, अनिद्रा होते, सुनने की क्षमता, सभी हो सकते हैं। सितार में ध्वनि उत्पन्न करने वाले भाग क्या कहलाते हैं? तानित तार कहलाते हैं। यदि किसी कंपन का आयाम दोगुना कर दिया जाए तो उसकी प्रबलता कितनी हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगी, दुगनी बढ़ती है सीधी। पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति क्या होती है? तो पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से अधिक होती है। मानव कौन से सुनता है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में सुनता है। ठीक है। 20,000 से ज़्यादा तो अल्ट्रासोनिक। ठीक है। ढोलक में ध्वनि उत्पन्न होती है तार से फूंक मारने से नहीं, किसी हुई झिल्ली से। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? तो स्टील ठोस में। मनुष्य में वाक् तंतुओं की लंबाई कितनी होती है? तो 20 मीटर होती है। कंपन का आवर्तकाल टी और आवृत्ति एफ है, तो क्या होगा? अभी हमने बताया था टी बराबर 1/f। हमने आवर्तकाल को एन से लिखा था, इन्होंने एफ से लिखा है, तो टी बराबर क्या हो जाएगा? 1/f। ठीक है। बस आवृत्ति रखना है 1/आवृत्ति। आवृत्ति को काय से प्रदर्शित करता है वो इसका मैटर है। फ्रिक्वेंसी एफ से भी कर देता है, एन से भी कर देता है, इसके अलावा नहीं करेगा किसी से। शोर को किस मात्रक में मापा जाता है? तो शोर को डेसिबल में मापा जाता है। बांसुरी किस प्रकार का यंत्र है? तो ये हमने देखो जब प्रैक्टिकल कराया तो बताया था वायुवाद यंत्र है। ठीक है। कंपन के आयाम वर्ग के समानुपाती होते हैं काय के? प्रबलता के। ठीक है। कंपन का जो आयाम होता है वो वर्ग के समानुपाती, प्रबलता के वर्ग के समानुपाती होता है। त्वरित बिजली की चमक पहले दिखती है जबकि गर्जन, क्योंकि प्रकाश की चाल अधिक होती है ध्वनि की चाल से। 80 डेसिबल से अधिक शोर किसके लिए हानिकारक हो सकता है? कष्टदायक होता है। एक दोलन 20 सेकंड में 20 बार दोलन करता है। इसके तो प्रति सेकंड दोलनों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। 2 सेकंड में 20 किया, देखो 2 में 20 किया तो 1 में कितना करेगा? 10 करेगा। 2 में 20 किया तो 1 में कितना करेगा? 10 करेगा। तो आवृत्ति कितनी हो जाएगी? 10 हर्ट्ज हो जाएगी। आगे चलो। वह ध्वनि जिसे हम सुन नहीं सकते हैं कहलाती है अपश्रव्य ध्वनि कहलाती है, जिसकी रेंज जो होती है 20 हर्ट्ज से कम होती है। ठीक है। 3 होती है अपश्रव्य, श्रव्य और पराश्रव्य। जो अपश्रव्य होती है 20 हर्ट्ज से कम होती है। श्रव्य जो हम सुन सकते हैं 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है और 20,000 हर्ट्ज के ऊपर अल्ट्रासोनिक होती है। चलिए, ध्वनि तरंगें कैसी होती हैं? तो ध्वनि तरंगें मैकेनिकल वेव होती हैं। पुरुषों में वाक् तंतु महिलाओं की तुलना में कैसे होते हैं? लंबे होते हैं। कंपन की आवृत्ति अधिक होने पर ध्वनि कैसी होती है? तो तीखी होती है, हाई पिच होती है। आवृत्ति अधिक तो पिच तीखी हो जाएगी। मच्छर के पंखों की भिनभिनाहट का तार तो कैसा होता है? बहुत अधिक होता है। चंद्रमा पर 2 व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते, क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल ही नहीं है, माध्यम नहीं है, तो ध्वनि चलेगी नहीं। कंपित वस्तु एक निश्चित समय में दोलन करती है, उसे कहते हैं आवृत्ति कहते हैं। कर्ण पल्लव का कार्य क्या होता है? ध्वनि उत्पन्न, ध्वनि को एकत्रित कर रहा। संगीत का मुख्य गुण क्या होता है? कानों को सुखद लगता है, सुर कानों को सुखद लगता है। कंपित डोरी की लंबाई कम करने पर आवृत्ति का क्या प्रभाव होगा? तो आवृत्ति बढ़ जाएगी। वायु में ध्वनि की चाल 340 से 340 मीटर पर सेकंड होती है, पहला ऑप्शन। कंपन की आवृत्ति कम होने पर ध्वनि का तार तो कैसा होता है? तो कम होता है। हम ध्वनि को किसके द्वारा सुन पाते हैं? कान के पर्दे, ईयर ड्रम के द्वारा। निम्न में से कौन सा शोर का स्रोत नहीं है? तो शोर का जो स्रोत नहीं है वो है धीमी शास्त्रीय संगीत, कॉर्न का हॉर्न, विस्फोट, मशीनों की आवाज़, ये सब स्रोत हैं। कंपन करने करने वाले हिस्सों को क्या कहते हैं? तो कंपनमय भाग कहते हैं। ठीक है। ध्वनि प्रदूषण को कम करने का उपाय बताइए। तो अधिक पेड़ लगाना। ठीक है। मशीनों में साइलेंसर लगाना, कम शोर वाले उपकरणों को करना, सभी होते हैं। एक पेंडुलम 2 सेकंड में 10 दोलन करता है, इसकी आवृत्ति कितनी होगी? एक पेंडुलम 2 सेकंड में 10 करता है, 1 में 5 करेगा। सॉरी।
यदि किसी वस्तु की आवृत्ति 20 हर्ट्ज है तो इसका आवर्तकाल क्या होगा? तो देखो आवृत्ति 20 हर्ट्ज है तो आवर्तकाल टी बराबर क्या हो जाएगा? 1/20। 20 का भाग दे लोगे तो 0.05 सेकंड आएगा। भाग नहीं दे पाए तो थूर थार देंगे। फिर एक मच्छर अपने पंखों को 0.002 सेकंड के आवर्तकाल में कंपित करता है तो इसकी आवृत्ति कितनी होगी? टी दे दिया इसने, कितना दे दिया? टी बराबर दे दिया 0.0002। तो हमें टी बराबर क्या होता है? 1/n होता है कि यहाँ लिखोगे तो पलट जाएगा ये, और जब पलटेगा तो क्या करोगे? इसको फिर ऐसे हो जाएगा, उल्टा कर दोगे। देखो टी बराबर 1/n होता है, हम इसके बटे 1 कर देंगे, पलट देंगे तो n बराबर 1/t भी तो हो सकता है। 1/t की वैल्यू क्या है? 0.002। दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 3 जीरो आएगा, 2 से काट दोगे तो 500 आ जाए। वो हाँ 1 2 3 हाँ 500 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 2 पंचे 10, 500 आ जाएगी। चलो देखो लगा भी है। एक ट्रैंक 1 मिनट में 600 कंपन करता है। इसके अब 1 मिनट में मतलब 1 मिनट 60, 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, तो 60 सेकंड में 600 कंपन, तो 1 सेकंड में कितने कंपन? 10 सेकंड। ठीक है, 1 सेकंड में कंपनों की संख्या ही आवृत्ति कहलाती है। इसको रट लो, 1 सेकंड में कितने कंपन है वही आवृत्ति कहलाती है। एक दोलक 4 सेकंड में 40 बार दोलन करता है, हमें 1 सेकंड में निकालना है तो 1 सेकंड में 10 दोलन करेगा। आवर्तकाल पूछा है तो 10 करेगा, 10 का उल्टा कर दोगे तो 1 आ जाएगा। यदि किसी ध्वनि की आवृत्ति, ये सारे क्वेश्चन लगा लेना। ठीक है, एक वस्तु 50 हर्ट्ज की आवृत्ति उत्पन्न, इससे बाहर क्वेश्चन अगर बनेगा तो जाएगा नहीं। कंपन बराबर आवृत्ति गुणा समय होता है, बता चुके हैं। ये वाला नया क्वेश्चन है क्या? एक वस्तु 50 हर्ट्ज की आवृत्ति उत्पन्न करती है, ये 2 सेकंड में कुल कितने कंपन करेगी? तो कंपन निकालने भैया। 20 हर्ट्ज की आवृत्ति है तो 2 सेकंड में, ठीक है, पर सेकंड होता है ना, 1 सेकंड में 50 हर्ट्ज तो 2 सेकंड में कितने होंगे? तो निकाल दीजिए। ठीक है, आगे चलो। समुद्र तल से परावर्तित ध्वनि 4 सेकंड हटाओ। किसी वाद्य यंत्र का तार 0.2 सेकंड में ये कंपन पूरा करता है तो 5 सेकंड में कितना करेगा? 250 कंपन। विद्युत में आते हैं। विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? तो 2 टर्मिनल होते हैं, धन और ऋण। विद्युत सेल परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा नहीं, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में विद्युत सेल परिवर्तित करता है, ये याद रखना, बी ऑप्शन। चलिए आगे। बल्ब का वह भाग जो प्रकाश उत्सर्जित करता है क्या कहलाता है? फिलामेंट कहलाता है, फिलामेंट कहलाता है, तंतु या फिलामेंट। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। जो हीटर का तार होता है नाइक्रोम का बना होता है। जो पदार्थ अपने अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित होने देते हैं कहलाते हैं विद्युत चालक। निम्न में से कौन सा विद्युत रोधक है? इंसुलेटर है तो रबड़। देखो तांबे में बह जाएगी, लोहे में बह जाएगी, ग्रेफाइट में भी हल्की फुल्की बह जाती है। विद्युत पर्वत को तोड़ने या जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है स्विच। 2 या 2 से अधिक सेलों के संयोजन को क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। 2 या 2 से अधिक सेलों को जोड़ दोगे तो बैटरी बन जाएगी। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का पर आधारित सुरक्षित युक्ति क्या है? विद्युत फ्यूज। जब किसी क्यों होता है? क्योंकि ज़्यादा जैसे हम मतलब ऊष्मीय तापमान बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो विद्युत फ्यूज हो जाता है। जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है वह किसकी भांति व्यवहार करती है? चुम्बक की भांति। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? तो हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड ने की थी। विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है? तो उस विद्युत घंटी उसमें प्रभाव पर कार्य, वो चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है, सॉरी चुंबकीय। फ्यूज तार की विशेषता होनी चाहिए, निम्न गलनांक होना चाहिए इसका। ठीक है, एमसीबी पूर्ण रूप से क्या होती है? एमसीबी होती है मैनिच्योर सर्किट ब्रेकर, ऑप्शन नंबर ए। लिख लीजिएगा इसको, ठीक है, फुल फॉर्म याद कर लीजिए। अशुद्ध जल डिस्टिल वाटर होता है जो विद्युत का हीन कुचालक, मतलब कुचालक होता है। विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर दूसरी धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? असद विद्युत लेपन कहलाती है। और अगर लोहे पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है तो उसे क्या कहते हैं? असद लेपन कहते हैं। ठीक है, लोहे के डिब्बों पर किस धातु का लेपन किया जाता है ताकि वे संक्षारित ना हो? तो टिन का। साइकिल के हैंडल और तथा रिम को चमकदार बनाने के लिए किसका लेपन किया जाता है? क्रोमियम का। विद्युत धारा प्रवाहित होने पर इलेक्ट्रोडों पर गैस के बुलबुले का बनना दर्शाता है रासायनिक प्रभाव। एलईडी का पूरा नाम क्या होता है? लाइट एमिटिंग डायोड होता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, विद्युत सेल में ऊर्जा किस रूप में संचित होती है? तो रासायनिक रूप में होती है। विद्युत परपथ में धारा कहाँ से बहती है? तो धन से ऋण की ओर धारा बहती है। क्या मानव शरीर विद्युत चालक है? हाँ है। टेस्टर होता है समपरीक्षित का उपयोग क्या जांचने के लिए किया जाता है? तो विद्युत प्रवाह जांचने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा विलयन विद्युत चालन करेगा? तो नींबू का रस। विद्युत लेपन आधारित होता है धारा के रासायनिक प्रभाव पर। किस पर? धारा के रासायनिक प्रभाव। लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? जिंक की। दुर्बल विद्युत धारा का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एलईडी का। एलईडी सबसे कम में होती है। ठीक है, हीटर क्या होता है? एक मतलब सुरक्षा की युक्ति होता है, वो सॉरी फ्यूज तार जो होता है सुरक्षा की युक्ति होता है। विद्युत चुंबक की शक्ति कैसे बढ़ाई जाती है? फेरों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। निम्नलिखित में कौन सा विद्युत का अच्छा चालक है? तो लकड़ी, ग्रेफाइट, चलवारा और प्लास्टिक का। तो ग्रेफाइट एक धातु है फिर भी ये चालक है। विद्युत के प्रतीक में लंबी रेखा किसका प्रदर्शन करती है? धनात्मक टर्मिनल का, मतलब तुमको ऐसे रेखा बनाएगा वो, हाँ ऐसे जो लंबी बड़ी रेखा होती है, धन और ऋण होते हैं। चलिए आगे।
बल्ब के फूटने पर वह काम क्यों नहीं करता, स्विच बंद परफेक्ट टूट जाता, परफेक्ट फ्यूज जाता उसका, ऐसे बल्ब फूट जाता था, उसकी गैस निकल। हाँ, समुद्री जल सामान्य जल की तुलना में अधिक चालक होता है, क्यों? क्योंकि उसमें नमक होता है। विद्युत धारा उत्पन्न कर सकती है केवल ऊष्मीय प्रवाह, रासायनिक प्रवाह, चुंबकीय प्रवाह, सभी। ठीक है। विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है किलोवाट घंटा, व्यावसायिक मात्रक होता है किलोवाट घंटा। कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप जो होता है, CLF का लाभ बताइए। CLF देखे होंगे, अब तो LED बल्ब आने लगे, इससे पहले CFL आती थी। तो ये ऊर्जा की बचत करते हैं। यदि बल्ब के तंतु को हटा दिया जाए तो क्या पर्पज पूरा होगा? नहीं होगा। विद्युत के काम करते समय रबड़ के दस्ताने क्यों पहने जाते हैं? क्योंकि रबड़ विद्युत रोधक होता है, विद्युत विरोधी होता है, विद्युत का कुचालक होता है। इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? चालक क्षण जिन्हें विलयन में डुबोया जाता है, चालक क्षण जिन्हें विलयन में डुबोया जाता है। ठीक है। तांबे की परत चढ़ाने के लिए किस विलयन का उपयोग किया जाता है? कॉपर सल्फेट का। सेल के ऊपरी हिस्से पर लगी टोपी क्या होती है? धनात्मक होती है। बिजली के तारों पर प्लास्टिक का आवरण क्यों होता है? सुरक्षा शॉक से बचने के लिए। घरों में उपयोग होने वाली बिजली की वोल्ट कितनी होती है? 220 वोल्ट, याद रखना इसको। विद्युत टेस्टर में लगा छोटा बल्ब क्या होता है? तो नियॉन लैंप होता है। किसी चालक विलयन में विद्युत धारा गुजारने पर रंग में परिवर्तन हो जाता है, रासायनिक प्रभाव। शुष्क सेल, ड्राई सेल में कौन सा पदार्थ बीच में होता है? तो कार्बन ग्रेफाइट की छाया। विद्युत परपथ में एम्पियर का मात्रक क्या होता है? विद्युत परपथ में एम्पियर का मात्रक विद्युत धारा होती है। फ्यूज तार किस मिश्र धातु का बना होता है? तो टिन और शीशा का बना होता है। फ्यूज तार किसका बना होता है? टिन और शीशा का बना होता है, याद रखना इसको, याद रखना। फ्यूज तार किसका बना होता है? टिन और शीशा का। विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो थॉमस अल्वा एडिसन ने। बैटरी बनाने के लिए सेलों को कैसे जोड़ा जाता है? एक के धन को दूसरे के ऋण से। कुछ प्राकृतिक घटनाएं, अगला पाठ आ गया भैया। रगड़ द्वारा आवेशित करने पर दोनों वस्तुओं का पर उत्पन्न आवेश कैसे होता है? तो परिणाम में समान पर विजातीय होता है। रगड़ करोगे तो एक धन होगा एक ऋण होगा, लेकिन समान होंगे। कांच की छड़ को रेशम पर रगड़ने पर छड़ पर कौन सा आवेश होता है? तो धनात्मक आवेश होता है। सर, एक ही प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या भैया एक ही प्रकार के होंगे तो प्रतिकर्षण तो करेंगे। याद रखना, चुम्बक के एक प्रकार के ध्रुव हो जाए, आवेश के एक प्रकार के ध्रुव प्रतिकर्षित करेंगे, क्योंकि लड़का लड़का में प्रेम नहीं हो सकता है, लड़का लड़की से प्रेम करेगा। धन ऋण का मामला होता है। चुट्टा आपको ये ना कह देना हम करते हैं गुरुजी सब तुम। विद्युत दर से कोई तुम में से प्रेम तो नहीं करता? जो करता हो सब छोड़ देंगे, सातों विद्या नाश हो जाएंगे। विद्युत दर से इलेक्ट्रोस्कोप का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो वस्तु के आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए। बादलों में आवेश के संचयन के कारण पृथ्वी और बादलों के बीच होने वाले विद्युत विसर्जन को क्या कहते हैं? तो तड़ित कहते हैं। तड़ित चालक लाइटिंग कंडक्टर इमारतों की सुरक्षा कैसे करता है? तो ये करता है कैसे? आवेशों को जमीन के भीतर सुरक्षित भेजकर। तड़ित के समय सुरक्षित स्थान कौन सा होता है? तो बंद खिड़की वाली कार या बस के अंदर। आवेशों के प्रवाह को क्या कहते हैं? तो आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। भूकंप की तीव्रता मापने वाले उपकरण क्या कहलाते हैं? सिस्मोग्राफ कहलाते हैं। रिएक्टर पैमाने के मान से भी अधिक तीव्रता की विनाशकारी होते हैं, 7 से अधिक वाले विनाशकारी होते हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? सबसे ऊपरी परत को पृथ्वी क्या कहते हैं? भूपर्पटी कहते हैं। फिर मेंटल होती है, फिर आंतरिक क्रॉड होता है। ठीक है। भ्रंश क्षेत्र जोन किसे कहते हैं? तो प्लेटों की सीमा जहाँ भूकंप आने की ज़्यादा संभावना होती है उसे भ्रंश क्षेत्र कहते हैं। भारत का कौन सा क्षेत्र भूकंप के लिए सबसे अधिक संवेदनशील है? तो कश्मीर और कच्छ का रण। एबोनाइट की छड़ को ऊन से रगड़ने पर एक कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। एबोनाइट की छड़ को जब ऊन से रगड़ेंगे तो कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। जब रेशम के कपड़े से कोई सी छड़ को रगड़ोगे तो धन का होगा। भू संपर्कण अर्थिंग का मुख्य उद्देश्य होता है झटके से बचने के लिए आवेश को पृथ्वी में भेजा जाए। दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई आवेश को ग्रहण करने वाला चीज़ है तो पृथ्वी है। बादलों के ऊपरी किनारे पर कौन सा आवेश एकत्रित होता है? तो धन आवेश ऊपरी किनारे पर एकत्रित होता है। भूकंप आने का मुख्य कारण क्या होता है? पृथ्वी की प्लेटों की गतियाँ। मिलान करिए भैया। सिस्मोग्राफ जो होता है, सिस्मोग्राफ क्या होता है? भूकंप की तरंगों का रिकॉर्ड होता है। ठीक है। विद्युतदर्शी क्या होता है? आवेश का पता लगाना। तो देखो तीसरे का बी और तीसरे का बी कहाँ दे रहा है? ऑप्शन नंबर ए। पहले का सी। सिस्मोग्राफ भूकंप की तरंगों के हो गया। रिएक्टर स्केल क्या होता है? भूकंप ऊर्जा होता है। सुनामी आने का प्रमुख कारण क्या होता है? तेज हवा, समुद्र के नीचे भूकंप आना, बादलों का फटना, तारों का टूटना। तो समुद्र के नीचे भूकंप आना। अगला देखो, तड़ित झंझा के समय क्या नहीं करना चाहिए? मोबाइल का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। जमीन पर लेटना क्या नहीं करना चाहिए? तार वाले फोन का उपयोग तो तार के जरिए करंट आ सकता है, नहीं करना चाहिए तड़ित झंझावत के लिए। बादलों के निचले किनारे पर कौन सा आवेश होता है? तो बादलों के निचले किनारे पर ऋण आवेश होता है। तड़ित चालक किस धातु का बना होता है? तो तांबे का बना होता है। क्या भूकंप की भविष्यवाणी की जा सकती है? नहीं। भूकंप की तरंगें सिस्मेटिक वेग कहाँ उत्पन्न होती हैं? तो अधिकेंद्र मतलब एपी सेंटर के नीचे फोकस पर। जब दो गुब्बारों को ऊनी कपड़े से रगड़ कर पास लाया जाता है तो एक दूसरे से क्या होते हैं? प्रतिकर्षण। जब दो गुब्बारों को ऊनी कपड़े पर रगड़ोगे तो एक सा ही आवेश उत्पन्न होगा, तो एक सा आवेश होगा तो एक दूसरे को क्या कर देंगे? प्रतिकर्षित कर देंगे। आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? भू संकरण अर्थिंग कहलाती है। रिएक्टर पैमाना कैसे मापना होता है? रिएक्टर लघुगणनीय तरीके
तरीके से परिघटना को क्रम में लगाई। बादलों में आवेश का पृथक्करण, वायु का सुचालक बनना, विद्युत विसर्जन कौन होता है? तो भैया देखो सबसे जो क्रम दिया यही होगा। पहले बादलों में क्या होगा? आवेश का पृथक्करण होगा, फिर वायु का सुचालक बनेगा, फिर विद्युत विसर्जन और प्रकाश निकलेगा। भूकंप की शक्ति को परिणाम में व्यक्त करते हैं तो रिएक्टर पैमाने में। तड़ित से सुरक्षा के लिए क्या सही होता है? कंप्यूटर, टीवी प्लग को निकाल देना। सिस्मोग्राफ क्या मापता है? भूकंप की दिशा और झटके। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो आवेश जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, धन और ऋण। यदि आप घर के बाहर हैं और भूकंप आए तो क्या करना चाहिए? पेड़ों, बिजली की लाइनों से दूर खुले स्थान पर जाएं। तड़ित झंझावा जो थंडर स्टॉर्म के साथ क्या उत्पन्न होता है? तो बिजली और गर्जन होती है। अमेरिकन वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किसकी खोज की थी? तो बादलों में बिजली एक विद्युत आवेश की। पृथ्वी के भीतर कंपन को क्या करते हैं? पृथ्वी के भीतर कंपन को भूकंप कहते हैं। आवेशित कांच की छड़ आवेशित प्लास्टिक स्टॉक को क्या कर सकती है? तो ये आकर्षित करती है। आवेशित कांच की छड़ है, प्लास्टिक स्टॉक को तो क्या करेगी? आवेशित करेगी। हमने पढ़ाया था, तो जुड़ जाते हैं, याद करो। सिस्मोग्राफ में रिकॉर्ड करने वाली रेखाएं कहलाती हैं भूकंपीय तरंगें। क्या कहलाते हैं? भूकंपीय तरंगें। अधिकेंद्र एपिक सेंटर किसे कहते हैं? तो फोकस के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह का बिंदु। भारत के किस राज्य में 26 जनवरी 2001 को बड़ा भूकंप आया था? तो गुजरात भुज में आया था। चलो भैया अब लाइट पे आ गए। आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर के सदैव कैसे होता है? बराबर होता है या दूसरा नियम होता है? तो परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब बिंदु। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। दूसरा होता है आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर बराबर होते हैं। ये सदैव बराबर होते हैं, सदैव। एक समतल दर्पण के सामने 1 मीटर की दूरी पर खड़ा व्यक्ति है, अपने प्रतिबिंब समतल दर्पण में अगर तुम 1 मीटर खड़े हो तो तुम्हारा प्रतिबिंब भी 1 मीटर दूर ही बनेगा। अगर तुम 20 मीटर खड़े हो तो प्रतिबिंब भी 20 मीटर दूर ही बनेगा। तो 1 मीटर उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्या कहा? अच्छा, खड़ा व्यक्ति अपने प्रतिबिंब से कितना? हाँ देखो भाई, तुम दर्पण है, दर्पण बीच में होता, तुम 1 मीटर पे खड़े हो, तुम्हारा प्रतिबिंब 1 मीटर बने। अब अगर इसने क्वेश्चन को वही घुमा दिया, कह रहा है 1 मीटर दूरी पर खड़ा व्यक्ति अपने प्रतिबिंब से कितनी दूरी पर। देखो ये तो कन्फर्म, तुम 10 किलोमीटर दूर खड़े हो तो प्रतिबिंब 10 किलोमीटर दूर बनेगा। तो तुम में और तुम्हारे प्रतिबिंब में कितनी दूरी हो गई? भाई शीशा रखा है ना, अब शीशे से तुम खड़े हो 10 किलोमीटर दूर, तो तुम्हारा प्रतिबिंब भाई बनेगा 10 किलोमीटर दूर, दर्पण में पीछे की हो, तो तुम्हारे के बीच में कितनी होगी? तुम्हारे और तुम्हारी शकलवा की जो शीशा में देख रहे दूरी दुगनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? दुगनी। अगर तुम खड़े हो 5 मीटर दूरी पे, कितने पे खड़े हो? 5 मीटर दूरी पे खड़े हो, तो तुम्हारा प्रतिबिंब भी बनेगा 5 मीटर दूरी पे। और तुम्हारे प्रतिबिंब की जो तुम्हारी शकल देख रहे हो, अभी भी देख रहे हो फोन में, गधा सब देख के जाता है रोज स्कूल में, तो क्या होगा? 5 5 के 10 की हो गई। कितनी होगी? 10, दुगनी कर दोगे। चलो आगे। पार्श्व प्रतिबिंब लैटरल इनवर्जेशन किस दर्पण में दिखाई देता है? समतल दर्पण में। चलो, विश्लेषित परावर्तन, डिफ्यूज परावर्तन का क्या कारण होता है? परावर्तक सतह का अनियमित खुरदरा होना। देखो एक होता है नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन मतलब अच्छे चिकने तल पर, जैसे कि तुमने शीशा पे, अभी सब तुम करते हो गधा, सब सर्दियों के दिनों में धूप लेता है बाहर, अगर स्कूल नहीं जाता है जो भी, तो क्या करता है कि जैसे धूप आई शीशे पे पड़ी तो ऐसे शीशा लगा के मारेगा बूढ़ा सबके मुख पे, कोई चाचा के मुख में मारेगा, कोई चाची के मुख में वहाँ पे थुराएगा, तो वहाँ अच्छा होता है। लेकिन वहीं अगर देखो जो हमारे फर्श होते हैं या कपड़े होते हैं या सीसी होते हैं, तो इन पे उतना नहीं होता, यहाँ प्रकाश आता है और फैल जाता है, तो रिफ्लेक्ट नहीं होता है। तो विस्तृत परावर्तन क्या होता है? तो भैया परावर्तक सतह का अनियमित खुरदरा हो जाना। यदि 2 समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर 0 अंश पर रखें तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो भैया इसमें कितने प्रतिबिंब बनेंगे? अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। कैलाइडोस्कोप बहुमूर्तिदर्शी किस सिद्धांत पर काम करता है? तो बहुल परावर्तन पर काम करता है। पेरिस्कोप में कितने समतल दर्पणों का उपयोग होता है? तो 2 समतल दर्पण का। श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त होता है विक्षेपण के कारण। विबग्योर, याद रखना, वर्ण विक्षेपण 7 रंग कौन कौन से होते हैं? विबग्योर। सब छोटा बताएगा कमेंट बॉक्स में। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, सब लिखेगा। बताने के बाद भी लिखे, जो ना लिखे उसके साथ विद्या नाश हो सकती है। मानव नेत्र किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है? तो मानव नेत्र जो होता है रेटिना पर, रेटिना पे ही तो बनाएगा। नेत्र का वह भाग जो आंखों को विशिष्ट रंग काला या भूरा या नीला प्रदान करता है वो क्या कहलाते हैं? आइरिस परितारिका कहलाता है। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो आइरिस नियंत्रित करता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु के हटने की कितनी देर तक रहता है? तो 1/16 सेकंड पर। याद रखना 1/16, सीधा क्वेश्चन रखा मिलेगा परसों पेपर है तुम्हारा। सामान्य नेत्र के पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी कितनी होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर। मोतियाबिंद कॉन्टैक्ट रोग में आंखों का कौन सा भाग धुंधला हो जाता है? रेटिना। ठीक है। कॉर्निया नेत्र लेंस, तो नेत्र लेंस हो जाता है। प्रकाश के किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? तो जो सबसे अधिक होता है वो बैंगनी होता है। देखो जो एक क्रिम लिखा ना, इसने कहा सबसे अधिक विक्षेपण विब की ओर, BIBGYOU, तो सबसे ज्यादा दूर भागता है चुट्टा ए, और रेड सबसे कम। तो सबसे ज्यादा विक्षेपण कौन होता है? तो विब की ओर होता है।
ठीक है, ये हमने वो दिखाया था बिल्कुल बना के। रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस में किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ए की कारण। विटामिन बी की कारण, बी से कौन सा होता है? बेरी, विटामिन सी से स्कर्वी होता है, विटामिन डी से रिकेटस होता है। सारे रोग बता दिए। चलो आगे। दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए पढ़ने लिखने की लोकप्रिय पद्धति कौन सी होती है? तो ब्रेल लिपि होती है। ब्रेल पद्धति में कुल कितने बिंदु तो पैटर्न कितने डॉट्स होते हैं? तो भैया 63 डॉट्स होते हैं। अंध बिंदु, ब्लाइंड स्पॉट कहाँ स्थित होता है? तो रेटिना और ऑप्टिक नर्व्स के संधि पर। अंध बिंदु पर बना प्रतिबिंब बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, जबकि पीत बिंदु पर बना प्रतिबिंब सबसे स्पष्ट दिखाई देता है। मिलान कीजिए। जो कॉर्निया होती है भैया, कॉर्निया होती है, जो कॉर्निया होती है तो नेत्र का बाहरी भाग होता है। ठीक है, नेत्र का बाहरी भाग होता है। जो शल्यकाएं होती है मंद प्रकाश के लिए संबंधित है। कौन जो होता है? प्रकाश संवेदी होती हैं। ठीक है, ऑप्शन मिला लेना कौन सा है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा कौन नियंत्रित करता है? लेंस, पुतली, रेटिना। तो पुतली करेगी। परावर्तन के बाद प्रकाश की किरण को क्या कहते हैं? परावर्तन के बाद। देखो अब यहाँ समझ लो एक बात, ये परावर्तन हो रहा है तो परावर्तन के समय जब जो किरण आती है आपतित किरण कहलाती है। जाने वाली परावर्तन के बाद वाली किरण परावर्तित किरण कहलाती है। ये बीच में अविलंब होता है। ठीक है बेटा, पढ़ लो ध्यान से पढ़ लो, व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन ना देखो, इस सब चुट्टा देखेगा। आपतित किरण जो आने वाली किरण है और अविलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण कहते हैं, समझ में आया? आने वाली किरण और अविलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण आई कहते हैं। ठीक है, और देखो दूसरा देखो अभिलंब और जाने वाली किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ये अभिलंब है, ये आपतन बिंदु है, ये समतल पृष्ठ है। समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो क्रम खोल जाओ तुम फिर सब पता। आगे देखो, यदि समतल दर्पण 90 अंश के कोण पर रखें तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? देख लो भैया, 360/90 कर देना, 4 को बनेगी है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। प्रकाश को 7 रंगों में तोड़ने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। स्कूल में रखा होगा सबके, जो सब नहीं रखा हो तो हम वीडियो बना के डाल देंगे, देख लेना एक आध दिन। अभी नहीं पेपर के बाद। इंद्रधनुष बनने की घटना क्या होती है? इंद्रधनुष बनने की घटना विक्षेपण होती है। शंकु कौन कोशिकाएं किसके प्रति संवेदनशील होती हैं? जो कौन सेल्स होती हैं प्रकाश रंगों तीव्र प्रकाश और रंगों के प्रति होती हैं। जिनकी सेल कोशिकाएं कमजोर हो जाती है उन्हें रंगों में भेद करना नहीं कर पाते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन होगा। क्रम में लगाएं। पुतली, कॉर्निया, लेंस, रेटिना। कौन है भैया? लगाओ भैया। कह रहा सबसे पहले होती है कॉर्निया। प्रकाश सबसे पहले प्रकाश का नेत्र मार्ग में पहले कॉर्निया में आएगा। कॉर्निया के बाद पुतली में जाएगा, पुतली लेंस को देगा, लेंस से परावर्तित होकर रेटिना में जाएगा। तो पहले कॉर्निया, पुतली, लेंस, रेटिना। कॉर्निया, पुतली, लेंस, रेटिना, इसको याद कर लेना तुम सब याद कर लेना। ठीक है बच्चा, चलो आगे। नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कौन बदल सकता है? तो पक्षाप सिलरी मांसपेशियां बदल सकते हैं। क्या समतल दर्पण में ऊपर नीचे का परावर्तन होता है? नहीं, केवल दाएं बाएं का होता है, ऊपर नीचे का परावर्तन नहीं होता। याद रखना, पार्श्व परावर्तन होता है। ठीक है, यदि आपतन कोण 30 अंश है तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कुल कोण कितना हो? देखो सुनो, तुम सब सुनेगा अभी, ध्यान से बिल्कुल सुनो, ध्यान से सुनेगा। हाँ, गिरीश का गाना नहीं सुनेगा, सिर्फ पढ़ाई सुनेगा के सर की, सब गिरीश का गाना सुनेगा। तुम चुट्टा साहब, ये देखो ये वो लाइन खींच दो। ठीक है, अब इसका रंग बदलते हैं। ठीक है, एक ये हो गई आने वाली किरण, जिसको ना देखे आंखों में चश्मा लगवा लो अपने। ठीक है, पैसे ना हो तो क्या है फिर, कटोरा ले लो, गधा सब पैसा देंगे हम। ठीक है, एक ये होता है काल्पनिक रेखा होती है। ठीक है, हमारी कला को, अब कला के बारे में किसी दिन बताएंगे जब टाइम होगा। कह रहा देखो आप पहले देखो ये, अब देखो यहाँ समझो, अब समझो तुम सब अच्छे लड़के इसलिए समझा रहे हैं। ये जो पहली पीले की देख रही है इसको कहते हैं, अभी कॉपी किताब में बनाओ इसको पहले, आपतित किरण। क्या कहते हैं? आने वाली किरण आपतित होती है। ये जो तुम्हें बैगनी लड़की सब रंग जानती है, हम नहीं जानते। जो ये टिक लगाया है ये दूसरी वाली, हाँ ये कौन सी होती है? परावर्तित किरण होती है। क्या होती है? परावर्तित। ये चोटा जहाँ तीनों मिल रहे हैं आपतन बिंदु होता है जी, हरे कलर की, इसको कहते हैं परावर्तक पृष्ठ या ठीक है। ये जो लाल से देखिए, जिसको करियर कर रहे हैं, करियर सी कर दी, ये होता है अविलंब। क्या होता है? अविलंब। देखो अविलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, यही अविलंब से नापे जाते हैं कोण, और अविलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। अब कह रहे हैं यदि आपतन कोण 30 अंश है तो याद रखना जो परावर्तन का दूसरा नियम है वो कहता है आपतित किरण जो आपतन कोण आई हो परावर्तन कोण के बराबर हमेशा होगा। तो ये 30 है, तो कह रहा है आपतित और परावर्तित किरणों के बीच का कोण बताओ भैया। 30 है और 30 है, और 30 में 30 जोड़ देगा, कितना होगा? चोटा सब। ऑप्शन बोलो जल्दी कमेंट बॉक्स में, 60। चलो आगे।
काला रंग प्रकाश का क्या करता है भैया, अवशोषण करता है। आओ हम तुमको एब्जॉर्ब करते हैं, मिला लेता है, बड़ा प्रेम करता है। कल करिया लड़का जो सब होता है उजला से सब प्रेम करेगा। छोटा नौकरी लेने के बाद करना। प्रकाश किस रेखा में गमन करता है, सदैव सीधी रेखा में करता है। नियमित परावर्तन रेगुलर रिफ्लेक्शन किस सतह से होता है, तो दर्पण चिकनी सतह से होता है। लुई ब्रेस लिपि कब विकसित हुई थी भैया, देख लो लुई ब्रेस लिपि कब विकसित हुई थी, 1821 में हुई थी। चलो पुतली मंद प्रकाश में क्या करती है, मंद प्रकाश में ऐसे देखो फैल जाती है पुतली। तुम देखते हो कभी कभी जो फैले हो तुम अचानक से लाइट चली गई, चारों तो कुछ नहीं हो, तो ऐसे आंख फाड़ फाड़ के देखता है सबका है आसपास में। प्रकाश तंत्र का ऑप्टिक नर्वस संकेत कहाँ भेजती है, तो ऑप्टिक नर्वस जो संकेत भेजती है कहाँ भेजती है, मस्तिष्क को भेज देगी। वो कहाँ भेजेगी, देखो छोटा। निम्न ये सब टाइपिंग में बड़ा दिक्कत होता है, बड़ा लिख देता। निम्न में से कौन सा दीप्त पिंड होता है, ल्यूमिनस। देखो पिंड दो प्रकार का, एक दीप्त पिंड होता है, एक अदीप्त पिंड होता है। दीप्त पिंड वे पिंड कहलाते हैं जो स्वयं अपना प्रकाश दें, और अदीप्त पिंड होते हैं जो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित हो या खुद का ना हो। तो देखो भैया दीप्त पिंड कौन सा, इसमें सिर्फ सूर्य है। कौन सा है, सूर्य है। जबकि चंद्रमा याद रखना अदीप्त पिंड है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। हाँ, विस्तृत परावर्तन में परावर्तन के नियमों का पालन करना ही क्या कहलाता है, हाँ करता है। विस्तृत परावर्तन में भी परावर्तन नियमों का पालन होता है। नेत्र दान में आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है, तो नेत्र भाग में कॉर्निया दान की जाती है। भैया कोशिका की संरचना और प्रकार पढ़ लीजिए। कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। केंद्र की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। पाश्चीकरण की खोज किसने की थी, लुईस पाश्चर ने की थी। और एडवर्ड जेनर ने क्या किया था, ये जो बता देगा हमारा दिल खुश हो जाएगा, पढ़ता है वो बंदा। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की सबसे पहले क्या देखा था, तो कार की पतली काट पर देखा था। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने की थी। स्लीडन एंड स्वाइन ने कोशिका सिद्धांत दिया था। चलो तो इसका ऑप्शन बी होगा। सजीवों की मूलभूत संरचनात्मक इकाई क्या होती है, तो कोशिका होती है। क्या होती है, कोशिका होती है। निम्न में से कौन सा एकल कोशिकीय जीव है, मनुष्य तो बहुकोशिकीय, हाथी भी बहुकोशिकीय, बरगद भी बहुकोशिकीय, तो अमीबा एकल कोशिकीय है। ठीक है, अमीबा अपने भोजन को पकड़ने गति करने के लिए किसका उपयोग करता है, पादाप। जैसे पादाप या पक्षाप लिखा होता है, ठीक है, पादाप होगा। चलो आगे। सबसे छोटी कोशिका का साइज क्या होता है, 0.1 से 0.5 माइक्रोप्लाज्मा की होती है। सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, माइक्रोप्लाज्मा की होती है। और मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, स्पर्म होती है। सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, अंडाणु होती है, जो मादा में पाई जाती है। और सबसे लंबी कोशिका क्या होती है, तंत्रिका होता है, ठीक है, मस्तिष्क का। चलो आगे। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है भैया, शुतुरमुर्ग। ये ओवरऑल हमने बता दी। सबसे मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या होती है, छोटा सब बता चुके हैं, तंत्रिका कोशिका होती है। कोशिका के केंद्र को कोशिका झिल्ली के बीच जेली जैसे पदार्थ क्या होते हैं, कोशिका द्रव्य होते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं जिन्हें। ठीक है, मनुष्यों के ये माता पिता के गुणों का संतान में ट्रांसफर किसके द्वारा होता है, जीनों के द्वारा होता है। कोशिका का शक्ति केंद्र पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं, तो माइट्रोकांडिया को कहते हैं। किसको कहते हैं, माइट्रोकांडिया को कहते हैं। लाइसोसोम को पावर मतलब जो एटम बम होता है, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, लाइसोसोम को कहते हैं। राइबोसोम क्या होता है, प्रोटीन की फैक्ट्री होती है राइबोसोम। और छोटा कुछ बचा है, चलो आगे। पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के बाहर पाई जाने वाली अतिरिक्त परत को क्या कहते हैं, तो देखो पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली सब में पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन। कोशिका भित्ति सेल बॉल किसमें पाई जाती है, पादपों में पाई जाती है। पादप मतलब पेड़ पौधों में पाई जाती है। कोशिका भित्ति सेल बॉल मुख्य रूप से विकसित किसकी होती है, तो भैया ये प्रोटीन की बनी, सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका का नियंत्रण कंट्रोल किसके पास होता है, तो केंद्रक के पास होता है। तो माइटोकांड्रिया क्या होती है, पावर हाउस ऑफ सेल होती है। रिक्तिका कहाँ पाई जाती है, पेड़ पौधों में पाई जाती है। क्लोरोप्लास्ट भी पेड़ पौधों में पाया जाता है, रंग प्रदान करता है। आगे चलो, इसका ऑप्शन बी होगा। केंद्रक में धागे जैसी संरचना जो होती है गुणसूत्र कहलाती है। क्या कहलाती है, गुणसूत्र कहलाती है। आनुवांशिक गुणों के वाहक क्या होते हैं, तो जीन होते हैं। क्या होते हैं, जीन होते हैं। वैसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है क्या कहलाती हैं, या केंद्रक झिल्ली ही नहीं है तो दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं भैया, प्रोकैरियोटिक होती है, झिल्ली नहीं होगी तो यूकैरियोटिक होंगे। ठीक है, जीवाणु में पाई जाए। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का उदाहरण क्या है, प्याज की कोशिका, गाली की कोशिका, नीले हरे जीवाणु की कोशिका क्या होगी, प्रोकैरियोटिक कोशिका होगी। अपनी कोशिकाएं जो होती हैं वो यूकैरियोटिक होती हैं। क्लोरोप्लास्ट हरित लवक किस में पाया जाता है, तो भैया केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। चलो आगे, मिलान करो। आत्महत्या की थैली हम बता चुके हैं, लाइबोसोम को कहते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं। तो एक का बी, दो का ये कर दो। कोशिका की रसोई घर क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं। 3 का सी छोटा, 1 का बी और 2 का ए, ऑप्शन नंबर ए। चलो, जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है, तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। पादप कोशिका में बड़ी और संकीर्णीय संरचना क्या कहलाती है, बड़ी और संकीर्णीय संरचना इसमें क्या लाती होगी, रिक्तिका। कोशिका द्रव्य और केंद्र को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं। जीव द्रव्य मानव संरचना के आधारभूत मतलब मानव संरचना की आधारभूत इकाई क्या होती है, तो वो होती है कोशिका। ठीक है, केंद्र के अंदर एक छोटी सघन संरचना होती है जिसे क्या कहा जाता है,
केंद्रक के अंदर एक छोटी संरचना होती है जिसे केंद्रिका कहते हैं, न्यूक्लियोस कहते हैं। चलो आगे, पत्तियों में हरा रंग कौन प्रदान करता है? तो क्लोरोफिल करता है। कौन करता है? क्लोरोफिल करता है। गुरुजी ल्यूकोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट क्या करता है? इसके लिए एनसीईआरटी की क्लास के वीडियो पढ़ा है, जब 8वीं का ये पेपर हो जाए 11 तारीख के बाद छोटा सब तुम देख लेना, पढ़ लेना, 9 में काम आएगा। ये एनसीईआरटी क्लास पूरी कराएंगे हम। ऊतक क्या होते हैं? समान कोशिकाओं का समूह जो विशिष्ट कार्य करता है। तंत्रिका कोशिका का मुख्य कार्य क्या होता है? भोजन का पाचन करना, संवेदों का स्थानांतरण करना। ऑप्शन नंबर बी, संवेदों का स्थानांतरण। कोशिका झिल्ली कैसी होती है? पारगम होती है, चयनात्मक पारगम होती है, चयनात्मक पारगम होती है। चलिए आगे, कोशिका अंगों के कार्य के अनुसार ये केंद्रक निर्देश देता है, राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है, गोल्गी का पैकिंग करता है, यही होगा। हाँ, तो 1 2 3 ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, हो गया। गुणसूत्र कब दिखाई देता है? गुणसूत्र केवल विभाजन के समय दिखाई देता है, जब कोशिका आराम करती है, नहीं, केवल विभाजन के समय दिखाई देगा। पौधों में कोशिका भित्ति की आवश्यकता क्या होती है? भोजन बनाने के लिए, ताप, वायु और नमी से सुरक्षा के लिए, ताप, वायु और नमी से सुरक्षा के लिए। ठीक है। जंतु कोशिका में रिक्तिका का आकार कैसा होता है? जंतु कोशिका में जो होता है वो बहुत छोटा होता है, जबकि पादप कोशिका में बड़ा होता है। कोशिका की खोज किस शताब्दी में हुई थी? तो तुम्हारी 17वीं शताब्दी में हुई थी, 1665 मतलब समझ रहे। प्लास्ट लवक कहाँ पाए जाते हैं? जंतु की खाल में, पौधों की कोशिकाओं की कोशिका द्रव्य में। तो जो लवण होते हैं वो पौधों की कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। निम्न में से कौन सा कथन करता है? अमीबा की आकृति अनियमित होती है, सही है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, यही तो गलत है। कोशिका जीवन की बुनियादी इकाई है, सही है। प्रोकैरियोट्स में संगठित केंद्रक नहीं होता, सही। तो ऑप्शन नंबर बी, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, गलत है, नहीं होती। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है। जीन कहाँ पाए जाते हैं? तो जीन गुणसूत्रों में पाए जाते हैं। चलो आगे, कोशिका का कोशिका का वह भाग जो है उसे आकार प्रदान करता है, क्या कहलाता है भैया? कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति कहलाता है। चलो, सजीव कोशिका के पूरे संगठक को क्या कहते हैं? सजीव कोशिका के पूरे संगठक को जीव तंत्र कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। कोशिका के किस अंग को पैकिंग स्टेशन कहा जाता है? तो अभी ऊपर ऑप्शन में था, गोल्गी काय को पैकिंग स्टेशन कहा जाता है, लिखा था ऑप्शन, ध्यान दिया हो तो। ठीक है, गोल्गी काय को पैकिंग स्टेशन कहा जाता है, परिवहन का कार्य भी यही करता है। कोशिका में पाए जाने वाले रंगीन अंगों को क्या कहते हैं? लवक कहते हैं, प्लास्टिक रंगीन होते हैं। ठीक है, आगे चलो। तारे और एवं सौर परिवार क्या, खगोलीय पिंडों के अध्ययन को क्या कहते हैं? खगोल विज्ञान कहते हैं। चलो, चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने दिनों में पूरी करता है? 27 दिन में, 3 लगभग 27 दिन में। ठीक है। चंद्रमा की कलाओं का फेज का कारण क्या होता है? हम चंद्रमा केवल एक भाग देख पाते हैं, हमारी वो प्रकाश जो होता है। उस रात को क्या कहते हैं? जब चंद्रमा पूर्ण चक्रिका में दिखता है, फुल मून पूर्णिमा कहते हैं। अमावस्या के अगले दिन दिखाई देने वाले छोटे चंद्रमा को क्या कहते हैं? तो अमावस्या के दिन छोटे दिखाई देने वाले बाल चंद्र कहते हैं। चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रांग था। ठीक है, 21 जुलाई 1969 को रखा था। चंद्रमा पर सुनाई क्यों नहीं देता भैया? चंद्रमा पर आवाज़ सुनाई क्यों नहीं देती? क्योंकि यहाँ वायुमंडल उपस्थित नहीं होता है। तारों की दूरियों की माप किस में की जाती है? तो प्रकाश वर्ष में की जाती है। याद रखना, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, ना कि समय का मात्रक सेकंड होता है। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो भैया ये तो सबको पता होगा, अल्फा सेंटोरी है। चलो, वह कौन सा तारा है जो उत्तर दिशा में स्थित हो? ध्रुव तारा कहलाता है। पहचाने जाने योग्य आकृति वाले तारे समूह को क्या कहते हैं? तारामंडल कहते हैं। सप्तऋषि का मेजर उर्सा मेजर तारामंडल में मुख्य तारे कितने होते हैं? 7 होते हैं। ओरियन तारामंडल किस नाम से जाना जाता है? तो हंटर तारामंडल के नाम से जाना जाता है। आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो सीरियम है। कौन सा? सीरियम। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो जुपिटर बृहस्पति है। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम क्या है भैया? सूर्य से दूरी के अनुसार तो सूर्य से सबसे नजदीक बुध है, फिर शुक्र है, फिर मंगल है, फिर पृथ्वी है। चलो भाई, ये ऑप्शन नंबर ए लगा दो, है बुध शुक्र। ओ हो, देखो सबसे नजदीक बुध है। देखो अब लिख लो भैया, ये लिख ही लो। पहला बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर आएगा बृहस्पति, फिर हम भूल गए शनि, फिर अरुण और फिर बड़ों। और बुध और बृहस्पति और मंगल के बीच में क्या पाया जाए? क्षुद्र ग्रह। चुट्टा भूले नहीं थे, तुम सब सो रहा था ना इतनी देर से, इसलिए जगाने के लिए। किस ग्रह को भोर का तारा है, सांझ का तारा कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को कहते हैं। सबसे अधिक तापांतर किस ग्रह का होता है? तो बुध ग्रह का होता है। सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा होता है? तो शुक्र ग्रह होता है। पृथ्वी की जुड़वा बहन किसको कहते हैं? ऑप्शन में बताएंगे आप लोग। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा होता है? सूर्य सबसे पास होने के बावजूद बुध नहीं होता है। शुक्र सघन वायुमंडलीय के कारण सबसे गर्म होता है, जबकि बुध जो होता है तापांतर इसका ज़्यादा होता है। चलो आगे, लाल ग्रह किसे कहते हैं? तो मंगल को कहते हैं। मिलान करिए, लाल ग्रह किसे कहते हैं? मंगल को कहते हैं। बलय वाला ग्रह किसे कहते हैं? शनि ग्रह को कहते हैं। सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है? बुध होता है। चलो मिला तो दिया, मिला लेना। किस ग्रह के सबसे अधिक ज्ञात प्राकृतिक उपग्रह है? तो भैया ये तो शनि ग्रह के होने चाहिए। खोजों की संख्या बदलती रहती है। ठीक है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? भैया चंद्रमा है। चलो, क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? तो पृथ्वी मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। हेल के पुच्छल तारे, हेली परिक्रमण काल कितना होता है? तो 76 वर्ष का होता है। टूटता तारा वास्तव में क्या होता है? एक तारा होता है, उल्का होता है। भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? पहला एडुसैट
वो सॉरी पहला कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट था 1975 में। शिक्षा के क्षेत्र में पहला कौन सा भेजा गया? एडुसेट भेजा गया। आंतरिक ग्रह इनर प्लेनेट क्या होते हैं? तो देखो भैया आंतरिक ग्रह जो होते हैं वो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल होते हैं, इनको इनर प्लेनेट कहते हैं आंतरिक ग्रह। बाह्य ग्रह कौन से होते हैं? तो जो तुम्हारे बाह्य ग्रह होते हैं वो बृहस्पति, शनि, यूरेनियस और नेपच्यून होते हैं। ठीक है, आगे देखो इसमें अगला क्वेश्चन यही होगा, किस ग्रह को जोविनियल ग्रह, बाह्य ग्रह कहा जाता है? तो देखो भैया जो पृथ्वी है वो आंतरिक है, मंगल आंतरिक है, शुक्र आंतरिक, तो बृहस्पति कहा जाता है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह भी होता है। सबसे किस ग्रह का सबसे अधिक घनत्व होता है? तो पृथ्वी का सबसे अधिक घनत्व होता है। किस ग्रह का सबसे कम घनत्व होता है? तो शनि का होता है। शनि का इतना कम घनत्व होता है कि पानी पे भी ये तैर सकता है। ग्रहों को उनकी दूरी के बढ़ते क्रम में लिखिए भैया। तो देखो सबसे पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, देखो सब लिखवा दे। शनि ग्रह का घनत्व कैसा होता है? जल के घनत्व से भी कम होता है। यूरेनस, अरुण की क्या विशेषताएं होती है? इसकी घूर्णन अक्ष अत्यधिक झुकी होती है, इसे लुढ़कता हुआ ग्रह भी कहते हैं, लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। याद रखना यूरेनस, अरुण को लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। किन दो ग्रहों पर कोई अपना चंद्रमा उपग्रह नहीं है? तो भैया बुध और शुक्र होंगे। तो सब कैसियोपिया तारामंडल की आकृति कैसी होती है? भैया कैसियोपिया तारामंडल की आकृति अंग्रेजी का अक्षर WM जैसी होती है। कृत्रिम उपग्रहों का उपयोग किस लिए किया जाता है? मौसम की भविष्यवाणी, दूरसंचार, सभी के लिए। सौरमंडल का कौन सा ग्रह पूरब से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है? सूर्य और शुक्र और यूरेनस, अरुण, ये होते हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं, इनको याद रख लेना। इसके अलावा सारे पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं। पुच्छल तारे, कॉन्वेक्स की पूंछ हमेशा किस दिशा में होती है? तो सूर्य से दूरी की ओर होती है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? तो दूरी का मात्रक होता है। आकाशगंगा मिल्की वे क्या होता है? तो अरबों तारों का विशाल समूह होता है। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है पृथ्वी से दूरी के बढ़ने का घूर्णन अक्ष के कारण। घूर्णन अक्ष के कारण। मंगल के कितने प्राकृतिक उपग्रह? 2 हैं। कौन? फोबोस और डीमोस। चलो वायु तथा जल प्रदूषण पे आते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का कितना प्रतिशत होता है? नाइट्रोजन 78% होती है। ठीक है, वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस कितनी? 21% होती है। वायु को दूषित करने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? प्रदूषक कहते हैं। वाहनों से निकलने वाली गैस रुधिर में ऑक्सीजन ढोने की क्षमता को कम कर देती है। कार्बन मोनोऑक्साइड, धूम, कोहरा, स्मॉग किन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है? धुआं और कोहरे से मिलकर बना होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC का मुख्य उपयोग किसमें होता है? तो रेफ्रिजरेटर में होता है, एयर कंडीशन में होता है, एरोसोल फुहार में होता है। ओजोन परत की क्षय होने के लिए मुख्य गैस में उत्तरदायी कौन सी होती है? CFC होती है। संगमरमर कैंसर का मुख्य कारण क्या होता है? अम्ल वर्षा होती है। अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी कौन सी गैस होती है? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ताजमहल के पीले होने के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? सल्फर डाइऑक्साइड। पौधा घर, ग्रीन हाउस प्रभाव इफेक्ट, ठीक है, के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कौन सी होती है? कौन सा पौधा घर गैस? ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो नाइट्रोजन नहीं। मेथेन ग्रीन हाउस गैस है, जलवाष्प ग्रीन हाउस गैस है, और नाइट्रस ऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड है। सिर्फ क्या नहीं? ऑक्सीजन ग्रीन, वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस हमें नहीं आती। विश्व ग्लोबल वार्मिंग का क्या परिणाम हो सकता है? ग्लेशियर पिघल सकते हैं, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होगी, तटीय क्षेत्र में बाढ़ आएगी, सभी होंगे। चलो, क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था? ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना। गंगा कार्य परियोजना, गंगा एक्शन प्लान कब शुरू किया गया? 1985 में। जल को शुद्ध करने के लिए सामान्यतः किस रसायन का उपयोग करते हैं? क्लोरीन का। ठीक है, ब्रोमीन एक ऐसी अधातु होती है जो कि लिक्विड अवस्था में पाई जाती है। आयोडीन चमकीली अधातु होती है। चलो, फ्लोरीन सबसे ऋणात्मक धातु होती है। वह जल जो पीने के लिए उपयुक्त होता है पेयजल कहलाता है। जल को दूषित होने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? जल संदूषक कहते हैं। खेती में उपयोग किए जाने वाले उर्वरक और कीटनाशक जल को कैसे दूषित करते हैं? वे जल में शैवाल की अत्यधिक वृद्धि करते हैं। चलो मिलान कीजिए। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है रुधिर में ऑक्सीजन की कमी कर देती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होती है ओजोन परत का क्षय पहुंचा दी है। सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा करती है, हमने बता दिया। लिख लेना मिलान वाला लिखा भी नीचे। आगे चलो, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए वाहनों में कौन सा स्वच्छ ईंधन उपयोग किया जाता है? तो वाहनों में CNG उपयोग किया। CNG का पूरा नाम क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। वन महोत्सव प्रतिवर्ष किस महीने मनाया जाता है? जुलाई महीने में। विश्व की सबसे अधिक प्रदूषित नदियों में एक कौन सी है? गंगा है। जल को शुद्ध करने की भौतिक विधि क्या होता है? उबालना, बॉइलिंग कर दो भैया। ठीक है, प्रदूषित जल में कौन सी बीमारी हो सकती है? तो हैजा, टाइफाइड, पीलिया सभी हो सकती है। कैसे होती है बताओ? वायरस से होती है, किससे होती है? जल्दी देख, नोट उठाएगा, सब नोट उठाएगा, तो सब पढ़ता नहीं है। घरों में उपयोग होने वाली जल शोधन, कमेंट बॉक्स में सबका लिखा होना चाहिए। RO, रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। 3R सिद्धांत का मतलब क्या होता है? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, कम करना, पुनः उपयोग करना, पुनः चक्रण करना। आगे देखो, क्रम में लगा जल संशोधन। पहले क्या करेंगे? हम अवसादन करेंगे, सैनिमेशन करेंगे, उसके बाद निस्पंदन करेंगे, फिर क्लोरीकरण करेंगे। 2 1 3 बनेगा, लिख लेना इनको। पौधे द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। वायु प्रदूषण के प्राकृतिक चरण कौन होते हैं? ज्वालामुखी का फटना, वनों में आग लगना प्राकृतिक चरण है। निलंबित सूक्ष्म कणों SPM का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो औद्योगिक इकाई और वाहन होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से पृथ्वी का तापमान बढ़ने की घटना क्या कहलाती है? विश्व उष्ण ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है। पीने के पानी में आर्सेनिक और लेड की जैसे रसायनों के मिलने का मुख्य कारण होता है औद्योगिक अपशिष्ट।
कौन सी गैस रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ आसानी से जुड़ जाती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है। अब वायु क्या है? गैसों का मिश्रण है। जल की स्वच्छता को बनाए रखने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर क्या करना चाहिए? जल के स्रोतों को साफ रखना चाहिए, जल को बचाना चाहिए। ठीक है। अम्ल वर्षा इमारतों के पत्थर को क्या करती है? क्षरित कर देती है। वायु प्रदूषक से होने वाला मुख्य रोग कौन सा है? तो दमा है, अस्थमा। जल में घुली ऑक्सीजन की कमी कौन प्रभावित करता है? जलीय जीव, मछलियाँ। ठीक है। आगे तो जल एक कैसा अनमोल प्राकृतिक संसाधन है। जंतुओं में जनन और किशोरावस्था। भैया इसमें इतना रिपीटेड क्वेश्चन मिलेगा, एक क्वेश्चन हो सकता है 3 बार मिले, कोई टेंशन नहीं, तुम छोटा सब सुनना। और आपकी क्लास 1 घंटे की ही होगी, ये मैक्सिमम 20 मिनट में हम ये खत्म कर देंगे जनन अवस्था, और जनन के बाद नहीं है। इसमें आपको हमने मान लिया कि समझ लो जितना क्वेश्चन डाला, लगभग 150 से 300 क्वेश्चन है। 300 क्वेश्चन में आपको हर क्वेश्चन 2 से 3 बार मिले, काहे मिलेगा? अभी पगला साथ 6 नंबर से पूछा जाता है, तो एक क्वेश्चन 2-2 बार भी हमने डाल सकते हैं, तो घबराने का नहीं। हाइड्रा में जनन की वह विधि जिसमें शरीर का एक उभार बढ़ क्या होता है? तो कहलाता है मुकुलन। क्या कहलाता है? मुकुलन कहलाता है। अभी धीरे धीरे चलते हैं, जब रिपीटेशन स्टार्ट होगा तो हम स्पीड बढ़ाएंगे। नर जनन अंग में शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में होता है। तो नर जननांग कौन होते हैं? वृषण होते हैं, शुक्रवाहिनी होते हैं, निषेचन होते हैं। जबकि अंडाशय कौन सा होता है? मादा जननांग होता है। मादा किस भाग में निषेचन फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है? तो अंडवाहिनी में, फेलोपियन ट्यूब में निषेचन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। अंडाशय में अंडा बनता है, गर्भाशय में बच्चे का होता है, और योनि मार्ग से निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। मनुष्य में निषेचित अंडा युग्मनज कहाँ पर जाकर स्थापित होता है? तो गर्भाशय की दीवारों पर होता है। ठीक है। वह तकनीकी जिसमें निषेचन शरीर के बाहर परखनली में किया जाता है। हमने कहा था इसमें नर मतलब पुरुष, और मादा मतलब स्त्री, एक बार बोल दिया। नर मतलब पुरुष लिख ले छोटा सब, नर मतलब रमेशवा, और मादा मतलब संगीता। ठीक है। अब हम 10 बार नहीं बोलेंगे। ठीक है। तो इसमें क्या कहा जाएगा? जो नर से होता है, याद रखना, नर मतलब करेगा शुक्राणु उत्सर्जित, और मादा करेगी अंडाणु उत्सर्जित। ठीक है। और जब निषेचन की, देखो निषेचन नर और मादा मिलते हैं, मिलने के इसको कहते हैं युग्मक, युग में जोड़ा, कपल, समझ रहा है ना, छोटा सा। तो उसके बाद निषेचन की क्रिया हुई, निषेचन के बाद बनता है तुम्हारा युग्मनज, जाइगोट। ठीक है। ये प्रक्रिया होती है। तो मनुष्य में निषेचित अंडा युग्मनज कहाँ जाकर क्या करते हैं भैया? शुक्राणु अंडाणु ले लेते हैं और ट्यूब में प्रयोगशाला में कराते हैं। ठीक है। तो इसे कहते हैं IVF कहते हैं। क्या कहते हैं? IVF कहते हैं। क्लोनिंग क्या होता है? कोई भी एक कोशिका काट के आपका निर्माण कर देना। बडिंग क्या होता है? जैसे अभी हमने ऊपर देखो ये क्वेश्चन बताया था, बडिंग वाला कहाँ गया है? बडिंग वाला आपको हाइड्रा में जनन विधि क्या होती है? उभार बट से होता है, उभार निकला होता है, वही उभार इसमें एक नया रूप ले लेता है। चलो आगे। मेढक में निषेचन किस प्रकार का होता है भैया? मेढक में निषेचन बाह्य निषेचन होता है। अमीबा में जनन की सबसे सामान्य विधि कौन होती है? अमीबा में जनन द्विखंडन द्वारा होता है। मुकुलन के द्वारा किसमें जनन होता है? तो हाइड्रा में मुकुलन के द्वारा होता है। ठीक है। रेशम कीट और मेढक के लार्वा वयस्क में बदलना क्या कहलाता है? कायंत्रण कहलाता है। कायंत्रण के लिए आवश्यक आयोडीन होता है, और अगर हार्मोन पूछे तो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है। ठीक है। डॉली नामक भेड़ जो विश्व पहला क्लोन स्तनधारी था का जन्म कब हुआ था? 1996 में हुआ था। वृषण द्वारा स्रावित होने वाले मुख्य नर हार्मोन्स कौन से होते हैं? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होते हैं। पीयूष ग्रंथि, प्यूटरी ग्लैंड को शरीर की कौन सी ग्रंथि कहा जाता है? तो मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। मेढक में कायंत्रण के लिए पानी में किस तत्व की उपस्थिति अनिवार्य है? तो आयोडीन के। घेंगा रोग किस ग्रंथि की स्वीकृति से होता है? तो थायराइड ग्रंथि के विकृति से होता है, और आयोडीन की कमी से होता है। एड्रिनली ग्रंथि एड्रिनल हार्मोन स्रावित करती है। पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है। अग्नाशय ग्रंथि अग्नाशयी रस स्रावित करती है। ठीक है। कैल्शियम की कमी से हड्डी कमजोर होती है। आयरन की कमी से तुम्हें खून की कमी होती है, रक्त अल्पता हो जाती है। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। आपातकालीन स्थिति में डर, गुस्सा या तनाव एड्रिनल ग्रंथि, ऐसी को अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। ठीक है। जो वृषण होते हैं वो एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावण करते हैं। थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। मधुमेह डायबिटीज किस हार्मोन्स की कमी से होता है? तो हार्मोन्स इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। मनुष्य की कोशिका में केंद्रक में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो देखो बाबू, जो मनुष्य की सेल होती है, समझ लो यहाँ ध्यान से छोटा सा, 23 जोड़ी गुणसूत्र मतलब 46 कहते हैं। 23 जोड़ा, एक जोड़े में 2 होते हैं, नर और मादा मिलकर एक जोड़ा बनता है। 46 गुणसूत्र होते हैं। 46 में 22 जोड़ी मतलब 44 गुणसूत्र नर और मादा में एक चल। देखो नर मादा में क्या होता है? स्त्री पुरुष में 2 नाक, 2 आंख, 2 कान, 2 जीभ सब बराबर होती है। लेकिन जो 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है, देखो हम इसको दोबारा लिख रहे हैं, जो 23वें जोड़ी गुणसूत्र होता है, जो 23वां जोड़ा होता है, ये देखो नर में जो होता है वो होता है XY, जो मादा में होता है वो XX होता है। ये लैंगिक लक्षण कहलाते हैं। जैसे कि महिलाओं में देखो, पुरुषों में दाढ़ी मूंछ आ जाना, महिलाओं में नहीं आती। महिलाओं में क्या होता है? स्वर पतला हो जाता है, पुरुषों में भारी रहता है। महिलाओं में मतलब जो सीने का चौड़ा होना, कमर के नीचे का भाग चौड़ा होना,
ये होता है, पुरुषों में नहीं होता, बस यही मुख्य अंतर होता है। अब यहाँ ध्यान देखो, एक जो मिथक चर्चाएं हैं कि एक्स वाई और एक्स वाई, चलो इसको एक दोबारा लिखते हैं। यहाँ देखो एक्स और एक्स, ये मादा का हो गया, मादा स्त्री के हो गए, और एक्स वाई पुरुष के हो गए। जब एक्स से एक्स मिला तो एक्स एक्स बना, इसको याद करना, बनाओ रे छोटा सब तुम, एक्स वाई बनेगा। फिर इस एक्स को इस वाई से बनाओगे तो एक्स वाई बनेगा, इस एक्स को इस एक्स से बनाओगे तो एक्स एक्स बनेगा। हमारा तो सब खोच खोच हो गया। चलो हम कलर बदल देते हैं एक सेकेंड, ये तुम्हारे लिए कुछ भी बदल देंगे, तुम सब मेरे हीरो हो रहे। बस सिलेक्शन लेने के बाद मुझे याद भूल जाना है कि याद रखो, जो भूल जाएगा उसको भी हम याद रखेंगे, जो हमें याद रखेगा उसको तो हम बहुत अच्छे से याद रखेंगे। एक्स वाई, चलो आगे, लेकिन तुम सब भूल जाएगा। एक्स एक्स, जो नहीं भूलेगा वो कमेंट करेगा, लेकिन कमेंट दिखावे के लिए मत करना, एक्स वाई, ठीक है। तो देखो, लड़का हो गया लड़की हो गया, इसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? पुरुष होता है। पुरानी प्रथाएं सब कहेगी बहू सब लड़का नहीं करते। अबे अपने लड़के को पूछो काहे लड़का नहीं होता, समझ। इसलिए हमारी सब जो लड़की बहनियां पढ़ रही है, सब कोई टेंशन नहीं लेने का, थूर था देना सास को, कहना तुम पहले फिजिक्स पढ़, क्या कर, वो सॉरी बायोलॉजी पढ़, पहले क्या कर, बायोलॉजी पढ़। चलो, मनुष्य की कोशिका में किन्नक में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। शिशु के लिंग निर्धारण में कौन उत्तरदायी होता है? ले छोटा आ गया, केवल पिता, केवल पिता होगा, माता पिता दोनों नहीं होंगे। अच्छा, एक गुणसूत्र माता का मिलेगा, एक पिता का मिलेगा, छोटा पिता को थूरो। जो जो कहता उसको समझा देना, सुनो, लड़का होगा या लड़की, इसके लिए तुम्हारा लड़का जिम्मेदार है, मैं जिम्मेदार नहीं हूं। यदि शुक्राणु वाई गुणसूत्र और अंडाणु एक्स है, मिलता है तो क्या होगा? भैया देखो, शुक्राणु तो वाई है, अंडाणु एक्स, अंडाणु तो एक्स होता ही बेचारा, तो एक्स वाई मिला, एक्स वाई मिला, एक्स वाई लड़का का होता है। और अगर शुक्राणु से एक्स आता है तो अंडाणु तो भैया एक्स एक्स ही है, इसका तो कोई बदलेगा नहीं, बदलेगा शुक्राणु। अगर शुक्राणु एक्स और वाई मिला तो लड़का बना, और एक्स एक्स मिला तो लड़की बनी। चलिए, तो लड़का और लड़की का बनना हो गया है। आगे चलो भैया। महिलाओं में प्रजनन आयु की शुरुआत कब से हो जाती है? तो महिलाओं में प्रजनन आयु की शुरुआत, हाँ, रजो दर्शन के बाद हो जाती है। रजो दर्शन क्या होता है? मतलब जब भी महिलाओं में पहली बार मासिक चक्र आता है, मंथ साइकिल आता है, तो उसको रजो दर्शन कहते हैं। रजो निवृत्ति होती है जब मंथ साइकिल बंद हो जाता है, लगभग 45 से 50 वर्ष की आयु होती है, तो रजो निवृत्ति कहते हैं। चलिए आगे। सूर्यंत, एडम्स एपल्स का उभरना किशोर लड़कों में किस कारण से होता है? तो लैरिक्स ग्रंथि की वृद्धि के कारण। टेस्ट ट्यूब बेबी के मामले में निषेचन कहाँ होता है? तो ये माता के शरीर के बाहर होता है। अंडा देने वाले जंतु क्या कहलाते हैं? अन्नप्रजक कहलाते हैं। बच्चा देने वाले जरायुज कहलाते हैं। जो जल और थल दोनों जगह रहते हैं उभयचर कहलाते हैं। जो प्राणी सीधा बच्चा देता है और अपना दूध, माता का दूध पीता है, वो स्तनधारी होते हैं। वह कोशिका जो निषेचन के तुरंत बाद बनती है तो युग्मनज होती है, जायगोट होती है। युग्मक, युग्मक के बाद निषेचन, निषेचन के बाद युग्मनज बनेगा, फिर भ्रूण बनेगा, फिर घर। बाह्य निषेचन सामान्यतः किन जीवों में पाया जाता है? मछली और स्टारफिश में। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें शरीर सभी अंगों की पहचान की जा सकती है, गर्भ कहलाता है। फीटस, जब सभी अंग हाथ नाक कान मुंह दिखने लगते हैं तो फीटस कहलाता है। इसको अच्छे से याद रखना। आंतरिक निषेचन कहाँ संपन्न होता है? तो मादा शरीर में होता है। क्लोनिंग की प्रक्रिया डॉली भेड़ की मृत्यु क्यों हुई थी? किस कारण से? फेफड़ों के रोग से हुई थी। मुकुलन, बडिंग द्वारा किसमें जनन होता है? तो बडिंग द्वारा तुम्हारा जो जनन होता है वो किसमें होता है भैया? याद रखना, हाइड्रा में होता है। बडिंग द्वारा किसमें होता है? मुकुलन के द्वारा, खंडन के द्वारा, अबीमा में होता है। चलो आगे। रेशम कीट के लार्वा को क्या कहते हैं? रेशम कीट के लार्वा को कैटरपिलर कहते हैं। क्या कहते हैं? कैटरपिलर। विसरण से निकलने वाली नलिका का क्या नाम होता है? शुक्रवाहिनी। क्या होती है? शुक्रवाहिनी। रजो निवृत्ति, स्त्रियों में रजो निवृत्ति किस आयु में होती है? तो रजो निवृत्ति 45 से 50 में होती है। ठीक है। एड्स किसके द्वारा होता है? तो वायरस के द्वारा होता है। हमने बताया था क्लास के दौरान कैसे होता है। एमिनो, आगे देखो, किशोर अवस्था में पसीने और तेल ग्रंथि का स्राव बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होते हैं? पिंपल्स निकलते हैं अवस्था में। जैसे अब आप लोग 8 पास कर लिए हैं, 9 10 में अब छोटी छोटी फुंसी निकली, 9 10 11 12 18 वर्ष तक निकलती रहती हैं। उनको छेड़ना छाड़ना नहीं, जो भी फुंसी निकलती है उसको बने रहने, अपने आप स्वतः ही खत्म हो जाती हैं वो। ठीक है। थायराइड ग्रंथि शरीर के किस भाग में स्थित होती है? थायराइड ग्रंथि गले में होती है। हमारे शरीर में नमक के संतुलन को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है? एड्रियल ग्रंथि नियंत्रित करती है। रजोदर्शन, मेंस्ट्रुएशन क्या कहलाता है? तो पहला ऋतुस्राव होना। ठीक है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। लोहे की कमी से एनीमिया रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन उत्पन्न करती है? तो अग्नाशय ग्रंथि करती है। ठीक है। किशोरावस्था की सामान्य अवधि क्या मानी जाती है? तो 11 से 19 वर्ष मानी जाती है। लड़कों में मूंछ और दाढ़ी का आनक किस हार्मोन के कारण होता है? टेस्टोस्टेरोन के। हमने कहा था ना ये रुक रहे, टेस्टोस्टेरोन, हम गलत बोल गए वहाँ पे, ऊपर ध्यान देना। जो पुरुष होता है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करता है, जबकि एस्ट्रोजन हार्मोन महिला स्रावित करती है। चलो आगे। मुर्गी के अंडे के चूजे के बनने में कितना समय लगता है? लगभग 3 सप्ताह है।
बाह्य निषेचन करने वाले जंतु सैकड़े अंडे क्यों देते हैं? तो निषेचन की संभावना बढ़ाने के लिए। मानव शुक्राणु के कितने भाग होते हैं? तो 3 होते हैं। भ्रूण का वह भाग जो गर्भाशय में विकसित होता है क्या कहलाता है? गर्भ कहलाता है। जरायुज जंतु का उदाहरण होता है। जरायुज कौन से होते हैं भैया? मनुष्य होता है जरायुज। आगे देखो, कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? इंसुलिन हार्मोन करता है। ठीक है। एड्रेनल ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन तनाव के समय क्या करता है? शरीर में क्रोध और चिंता से लड़ने में मदद करता है। कीटों में कायंत्रण को नियंत्रित करने वाला हार्मोन क्या होता है? कीट हार्मोन्स होता है। आयोडीन किस ग्रंथि के कार्य के लिए आवश्यक होता है? तो थायराइड ग्रंथि के। स्त्रियों में मासिक चक्र की अवधि लगभग कितने दिन की हो, मतलब अवधि लगभग कितनी होती? तो 28 से 30 दिन के अंतराल में आता है। ठीक है। लगभग 5 दिन रक्तस्राव होता रहता है। नर और मादा युग्मों का संलयन क्या कहलाता है? तो निषेचन कहलाता है। शुक्राणु का मध्य भाग है क्या प्रदान करता है? तो ऊर्जा प्रदान करता है। और जो शुक्राणु का आकार होता है मध्य भाग होता है, शीर्ष होता है, पूंछ होता है। पूंछ गति प्रदान करता है। निषेचन अंडा क्या कहलाता है? युग्मनज कहलाता है। हाइड्रा में नया जीव किससे विकसित होता है? तो मुखलन से होता है, वर्ष से। अभी वह किस प्रकार का अलैंगिक जनन करता है? तो द्विखंडन करता है। भ्रूण का रोपण इम्प्लेक्सेशन कहाँ होता है? गर्भाशय की दीवारों या गर्भाशय में। क्लोन किए गए पहले स्तनधारी का नाम क्या था? डॉली भेड़ थी। कायंत्रण किस में नहीं होता? तो मनुष्य में नहीं होता है। मेढक, रेशम और तितली में हो जाता है। वृषण कहाँ स्थित होते हैं? तो वृषण कोश में होते हैं। 2 वृषण कोश होते हैं। अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है? तो भैया अंडाशय में होगा। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ अपने स्राव को सीधे कहाँ डालती हैं? तो रक्त में डालती हैं। कहाँ डालती हैं? रक्त में डालती हैं। पीयूष ग्रंथि शरीर में कहाँ स्थित होती है? तो मस्तिष्क के आधार पर होती है। इसको मास्टर ऑफ ग्लैंड भी कहते हैं और ये चने के आकार जितनी होती है। हड्डियों की लंबाई बढ़ाने के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा होता है? तो वृद्धि हार्मोन होता है जो पीयूष ग्रंथि स्रावित करती है। किशोर अवस्था में लड़कों की आवाज़ फटने या भारी होने का क्या कारण होता है? स्वरयंत्र, लैरिक्स। मेरी तो वैसे ही फट चुकी है, अवस्था भी हो गई है, बढ़ोतरी भी आ गई है और पढ़ाते पढ़ाते आत्मा तृप्त। रजोनिवृत्ति के बाद महिला की प्रजनन क्षमता पर क्या प्रभाव करता है? समाप्त हो जाती है। देखो, महिला तभी तक गर्भ धारण कर सकती है जब उसको रजोनिवृत्ति अर्थात मासिक चक्र आता है। अगर मासिक चक्र आना बंद हो गया तो नहीं होगा। हाँ, मासिक चक्र 2 स्थिति में होता है। यदि वो गर्भ धारण कर लेती है तो वो उस दौरान नहीं आता है। ठीक है। गर्भस्थ शिशु का लिंग किस पर निर्धारित होता है? तो पिता के गुणसूत्र पर। देखो आ गया ना, फिर रिपीट हो गया क्वेश्चन। एड्स का संक्रमण कैसे नहीं फैलता है? संक्रमित सुई से फैल सकता है, असुरक्षित यौन संबंध से फैल सकता है, हमने पहले भी बताया था। हाथ मिलाने या साथ खाने से नहीं फैलेगा। संक्रमित माता के शिशु से। यदि किसी माता को एड्स है, उसका शिशु मतलब गर्भ ले रहा है तो भाई शिशु लेगा। प्लेसेंटा से, गर्भनाल से जुड़ा होगा, वो रक्त से होता है। प्लेसेंटा के माध्यम से ही तो भोजन प्राप्त करता है। हमने क्या कहा था? जो एड्स होता है वो रक्त के संक्रमण में आने पर ही होता है। इसलिए यौन संबंध जब बनाएगा तब भी रक्त का कार्य होता है निषेचन के दौरान। ठीक है। तो इसमें फैलेगा, लेकिन नहीं फैलेगा हाथ मिलाने या उसके साथ खाना खाने से। जब खून की बात नहीं होगी तो नहीं फैलता है। बस खून, एक व्यक्ति का खून दूसरे व्यक्ति में चढ़ा दोगे, अंदर डाल दो। अब तुमने एक किसी व्यक्ति को एड्स है और उसको कट गया और उसका तुमने खून पहुँच के पट्टी कर दी, तुमको एड्स हो जाएगा? नहीं होगा रे गधा। ठीक है। एड्स होगा जब तुम उसका खून तुम्हारे शरीर तुम पी लोगे तब भी नहीं होगा, अंदर जाना चाहिए। पीने के पाचन क्रिया वो सब खत्म हो जाएगा। संतुलित आहार में किशोरों के लिए क्या सबसे महत्वपूर्ण है? तो दाल, रोटी, सब्जी और दूध। लेकिन नहीं, सब हमारी क्लास की जितनी बहनियाँ हैं हमारी और जितनी भी लड़की, सभी सब चिप्स, पिज़्ज़ा, मैक्रोनी, चाउमीन ये सब खाती, चुट्टी सब गिरती है बेहोश हो के। नमक का आयोडीन युक्त होना क्या होता है? थायराइड ग्रंथि के लिए सही कार्य करता है। युग्मनज गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है। मेढक के टेडपोल के विकास के लिए जल में किसकी उपस्थिति अनिवार्य होती है? तो आयोडीन की उपस्थिति अनिवार्य होती है। एडम्स एम्पल क्या होता है? बढ़ा हुआ स्वरयंत्र। किस हार्मोन्स को करो या मरो या फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स कहते हैं? तो एड्रिनल हार्मोन को कहते हैं। स्त्रियों में द्वितक लैंगिक लक्षणों के लिए जिम्मेदार हार्मोन जो होता है वो कौन सा होता है? एस्ट्रोजन। माफ करना बाबू, मैं शुरुआत की क्लास में बता गया था कि एस्ट्रोजन हार्मोन शायद वृषण से होता है, उसको सुधार लीजिएगा। जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है वो वृषण, शुक्राणु, पुरुष उत्पन्न करता है और एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है वो स्त्रियां उत्पन्न करती हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि से होता है। इंसुलिन हार्मोन तुम्हारा शुगर को नियंत्रित करता है। जनन स्वास्थ्य के लिए किशोरों को क्या करना चाहिए? व्यक्तिगत स्वच्छता और संतुलन बनाए रखना चाहिए। अंडाशय में अंडाणु से निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अंडोत्सर्ग कहलाती है। अंडोत्सर्ग, अंडाशय से अंडोत्सर्ग मतलब निकलना। नर युग्मक शुक्राणु का बाहर आकार कैसे होता है? बहुत छोटा और पूंछ युक्त होता है। मादा युग्मक अंडाणु की क्या विशेषता होती है? शुक्राणु से बहुत बड़ा और एकल कोशिकीय होता है। याद रखना कि माह में दो अंडाणु होता है वो महिलाओं में 1 महीने में एक ही बनता है। ठीक है, बनेगा, एक ही निषेचित होता है। रेशम कीट के जीवन चक्र को कोकून किस अवस्था में बनता है? तो प्यूपा अवस्था में बनता है। आगे देखो, गर्भाशय की वह परत जो मासिक धर्म के दौरान टूट कर गिर जाती है उसको क्या कहते हैं? एंडोमेट्रिक कहते हैं। एंडोमेट्रिक परत टूटने से ही खून निकलने लगता है, रक्तस्राव होता है। चलिए सही मिलान कीजिए। अग्नाशय जो ग्रंथि होती है
चलो भैया इसको तो हम मिलवाएंगे ना। अग्नाशय ग्रंथि होती है इंसुलिन हार्मोन करती है, थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन निकालती है, एड्रीनल ग्रंथि एड्रीनल हार्मोन निकालती है, वृषण ग्रंथि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकालती है। ये सही मिलान भैया लिख के और याद कर लीजिए। चलिए जो यहाँ से एक क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, मैं कह सकता हूँ। मुकुलन क्या होता है? मुकुलन हाइड्रा में होता है। द्विखंडन किस में होता है? अमीबा में होता है। बाह्य निषेचन किस में होता है? मेढक में होता है। आंतरिक निषेचन किस में होता है? मनुष्य में होता है। आगे चलो सही मिलान करो भैया। हाँ मधुमेह, तुम बोला ऐसे तो आओ। तो मधुमेह होता है वो इंसुलिन की कमी से होता है। घेंगा आयोडीन की कमी से होता है। कायांतरण ना होना थायरॉक्सिन की अधिक। एड्स HIV वायरस होता है। कायांतरण ना होना या तो इसकी अधिकता थायरॉक्सिन की हो जाती है, कमी एक नियमित मानना। हाँ चलो ग्रंथियों को मिलाओ भैया, अगर 3 ही होंगी तो मिल जाएंगी। पीयूष ग्रंथि क्या होती है? मस्तिष्क के आधार पर होती है। थायराइड ग्रंथि क्या होती है? एड्रिनल ग्रंथि क्या होती है? वृक्क के ऊपर होती है भैया। अब थायराइड रह गई है, चलो तो थायराइड यहाँ होगी। गले में होती है। ऑर्गनाशय कहाँ होती है? पेट के निचले भाग में होती है, लिख लेना। हाँ जरायुज क्या होते हैं? तो देखो जरायुज क्या होगी? गाय होगी। अंडज प्रक क्या होगी? मुर्गी होगी। बाह्य निषेचन स्टारफिश में होता है। आंतरिक निषेचन मछली वो छिपकली में होता है। चलो सही मिलान करिए, जो सही मिलान करिए भैया। चलिए इस बार इससे करते हैं। जो तुम्हारी सामान्य कोशिका होती है 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। अंडाणु जो होता है ओवम, उसमें केवल X गुणसूत्र होता है। स्पर्म में Y गुणसूत्र होता है। पुरुष निर्धारण करता है X या Y गुणसूत्र का। रुको गलती हो गई, हमें लगता है 1 सेकंड रुकना। सामान्य गुणसूत्र सही है, X में होता है। तो अंडाणु होता है केवल X गुणसूत्र होता है। और शुक्राणु जो होता है X और Y गुणसूत्र होता है। और पुरुष निर्धारण करता है केवल Y गुणसूत्र का, क्योंकि X तो दोनों में होता है। थोड़ा ये लास्ट वाला गलत मिल गया था, चलो कोई दिक्कत नहीं। हाँ लड़कों में मैं नीचे देख के नहीं मिलाता हूँ ना, इससे दिक्कत है। लड़कों में क्या होता है? चेहरे पे बाल आना, दाढ़ी मूंछ होना। लड़कियों में क्या होता है? आवाज़ का कोमल हो जाना। दोनों में क्या होता है? बगल में बालों का आना, ठीक है। और तेल ग्रंथियाँ क्या होती है? स्तनों का विकास। यहाँ तेल ग्रंथि नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए महिलाओं का। क्या? महिलाओं का। तो महिलाओं में जो होता है स्तनों का विकास होता है। आगे चलिए। ग्रंथियाँ मुहासे पैदा करती हैं, हम पहले ही बताते। IVF जो होता है, देखो भैया IVF जो होता है वो टेस्ट ट्यूब बेबी होता है, ठीक है। और क्लोनिंग जो होता है इसका एक कहीं और होगा, देखो भैया। हाँ देखो नीचे लिखा है टेटपोल से मेढक। तो इसमें क्या होगा? कायांतरण में टेटपोल से मेढक बनेगा, ठीक है। अब इसमें देखो भैया, ठीक है। ये यार इसको छोटा नहीं आता है, ये सब आ गया। चलो अब देखो करते हैं। तो जो IVF होता है वो टेस्ट ट्यूब टीबी होता है, ठीक है। जो क्लोनिंग होता है वो यान विमुल्टन ने खोज की थी। कायांतरण जो होता है टेटपोल से मेढक। अलैंगिक जनन कहाँ होता है? जो अलैंगिक जनन होता है द्विखंडन में होता है। चलो आ गया। चलिए भैया कह रहा है वृषण क्या करता है? शुक्राणु का उत्पादन करता है। क्या करता है? शुक्राणु का उत्पादन करता है। अंडाशय क्या करता है? अंडाणु उत्पादन करता है। गर्भाशय में क्या होता है भैया? गर्भाशय में शिशु का विकास होता है। अब तो सही में अंडमाइनी में क्या होता है? निषेचन स्थल होता है, ठीक है। आगे चलो, अच्छे क्वेश्चन है भैया ये। हाँ और क्या? एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है वो मादा का लक्षण होता है, ठीक है। जो एड्रिनल हार्मोन होता है वो तनाव नियंत्रण करता है, ठीक है। तो भैया जो ग्रंथि हार्मोन होता है वो लंबा ग्रोथ हार्मोन, हम ग्रंथि पढ़े ग्रोथ लिखा है। ग्रोथ हार्मोन जो होता है, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। इंसुलिन हार्मोन जो होता है वो ये ना ये तो गलत है भैया। इंसुलिन हार्मोन क्या होता है? सरकना दिमाग, ठीक है। एस्ट्रोजन हार्मोन मादा लक्षण होता है, ठीक है। चलिए आगे। मानव विकास के चरण क्रम को समझाइए। चलिए भैया मानव विकास का चरण क्रम समझिए। तो पहले क्या होगा? पहले युग्मनज बनेगा, हमने पहले ही बताया, तो बहुत मोटा कर दिया था हमने। चलो इसको पतला करते हैं। पहले युग्मनज बनेगा, ठीक है। युग्मनज के बाद क्या होगा? एम्ब्रॉय बनेगा, भ्रूण। जब भ्रूण में अंग पहचाने लगेंगे तो उस अवस्था को गर्भ कहते हैं, फीटस कहते हैं। फीटस के बाद शिशु होता है। मेढक के जीवन काल का सही क्रम क्या होता है? सबसे पहले अंडा होगा, अंडा के बाद टेडपोल बनेगा, लिख लो ये। अरे यार, अंडा के बाद क्या बनेगा? आरंभी टेडपोल बनेगा, और टेडपोल के बाद फिर टेडपोल बनेगा। वही तो हम कहें, अंडा के बाद टेडपोल बनता है, इसने आरंभी एक शब्द जोड़ दिया, हीरो बना। फिर वयस्क मेढक बनेगा। निषेचन से जन्म तक की प्रक्रिया बताइए क्या होती है? तो सबसे पहले भैया होगा, सबसे पहले क्या होगा? अंडोत्सर्ग। भाई मानव में जब से अंडोत्सर्ग का मतलब होता है जब तक मादा अंडोत्सर्ग नहीं करेगी, जब तक माहवारी नहीं आएगी, तब तक अंडा नहीं आएगा, तो अंडोत्सर्ग होगा। फिर होगा निषेचन, फिर बनेगा युग्मनज, फिर होगा रोपण, फिर शिशु जन्म लेगा। अंतःस्रावी तंत्र के कार्य करने के क्रम बताइए भैया। अंतःस्रावी तंत्र कैसे करते हैं? तो पीयूष ग्रंथि सबसे पहले आदेश देगी। जब आदेश होगा तो हार्मोन का रक्त में स्राव होगा, रक्त स्राव होगा तो अंग तक पहुंच जाएगा, जब पहुंचेगा तो अंग प्रतिक्रिया करेगा। रेशम कीट पालन के चक्र का सही क्रम क्या होता है? तो सबसे पहले अंडा देगा, अंडा से लार्वा बनेगा, लार्वा से प्यूपा बनेगा, प्यूपा से वयस्क बनेगा। ये लिख लेना नीचे, तुम सही सीधे क्रम में लिखोगे, सीधे नीचे उत्तर लिखे हैं उसके,
ठीक है, इसलिए हमने लिख दिया, तो नहीं लिखते तुम्हारे लिए। अंडा, रेशम कीट का चक्र, अंडे के बाद क्या बन रहा है, लार्वा, लार्वा के बाद बन रहा है कोकून, कोकून के बाद कीट बनता है। हाँ, नर शरीर में शुक्राणु के सही मार्ग का बताइए भैया। सबसे पहले वृषण होता है, वृषण में वृषण कोश उपस्थित होता है, ठीक है। इसके बाद शुक्रवाहिनी होती है, फिर मूत्र मार्ग होता है, फिर शिशन होता है। चलो आगे। मासिक धर्म, मेंस्ट्रुएशन साइकिल की घटनाओं का सही क्रम बताइए भैया। तो सबसे पहले मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होगा वो कैसे होगा, देखिए भैया। सबसे पहले होगा अंडाणु का परिपक्व हो, जब अंडाणु परिपक्व हो जाएगा तो वो उसको निकालेगा, और जब फल पक जाता है तो फल टूट के गिरता है। उसी प्रकार जब अंडाणु परिपक्व हो जाता है अंडाशय में, तो अंडोत्सर्ग करता है, और अंडोत्सर्ग करेगा तो गर्भाशय की दीवारों का मोटा हो जाएगा। अगर वहाँ निषेचन नहीं होगा, मोटा हो जाएगा, तभी माहवारी आएगी, ब्लीडिंग होगी, ऋतुस्राव आएगा। क्लोनिंग की प्रक्रिया, डॉली भेड़ के सही चरणों का क्रम बताइए। सबसे पहले भैया स्तन ग्रंथियों से कोशिका ली थी, इसने स्तन ग्रंथि से कोशिका ली थी। इसके बाद अंडाणु से केंद्रक निकले थे, फिर केंद्रक में अंडाणु स्थापित किए थे, फिर भ्रूण का विकास हुआ था। चलिए आगे। हाँ, मानव जीवन की अवस्थाओं का सही क्रम क्या है। तो मानव जीवन की अवस्था शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था। चलिए आगे। निषेचन की प्रक्रिया का सही क्रम क्या होता है भैया। देखो, निषेचन की प्रक्रिया का सही क्रम क्या होता है। शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आएगा, केंद्रकों का संलयन होगा, फिर युग्मनज का निर्माण होगा, फिर खोज का विभाजन की शुरुआत होगी। अब हमें लगता है क्वेश्चन होंगे रिपीटेशन, और जब रिपीटेशन होंगे तो हमारी अब स्पीड बढ़ने वाली है। आंतरिक निषेचन कहाँ होता है, मादा के शरीर में होता है। हाइड्रा की जनन विधि कौन सी होती है, मुकुलन होती है। टेडपोल किस प्रक्रम द्वारा वैश्य बनता है, तो गायंत्रण के द्वारा। युग्मनज जाइगोट बनाने जाने वाले केंद्रों की संख्या होती है, एक होती है, ठीक है। बाह्य निषेचन किसमें होता है, मेढक में होता है। सजीवों में जनन की वह प्रक्रिया जिसमें एक ही जनक शामिल होता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। मादा जनन में क्या होता है, अंडोत्सर्ग नहीं कहाँ होता है, तो अंडाशय में होता है, ठीक है। गर्भाशय में गर्भ शिशु रोपा जाता है। अंडवाहिनियों में अंडाशय का विकास होता है। वृषण नरयुग्मक है। नरयुग्मक क्या होता है, शुक्राणु स्पर्म होते हैं। अमीबा में जनन किस विधि से होता है, द्विखंडन, बाइनरी फिशन होता है। चलो आगे। वह जंतु जो सीधे शिशु को जन्म देते हैं जरायुज कहलाते हैं। चलो भैया इनको भी मिला लो, ये मिलान वाले क्वेश्चन तो ना आएंगे, 10-12 आएंगे। 10वां वृषण जो होता है भैया वो नर जनन अंग होता है। कौन सा होता है, नर जनन अंग होता है। कौन सा होता है, नर जनन अंग होता है। वृषण जो होता है वो नर जनन अंग होता है, ठीक है। इसके बाद अंडाणु जो होता है वो तुम्हारा मादा युग्मक होता है। शुक्राणु नर युग्मक होता है। युग्मनज निषेचन के बाद की अभिक्रिया होती है। गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता है। भ्रूण के विकास का सही क्रम क्या होता है, सबसे पहले निषेचन होगा, युग्मनज होगा, भ्रूण होगा, फिर गर्भ बने। क्लोनिंग की प्रक्रिया द्वारा पहला स्तनधारी जीव बना था डॉली भेड़। परखनली टेस्ट बीबी ट्यूब निषेचन कहाँ होता है, शरीर के बाहर होता है। क्या मुर्गी में आंतरिक निषेचन होता है, हाँ मुर्गी में आंतरिक निषेचन होता है, लेकिन वह अंडे देती है, इसलिए अंडे से पहले आंतरिक निषेचन होगा जैसे मनुष्य में होता है, लेकिन फिर वो अंडा देती है, अंडा को अपने ऊष्मीयमान से सहती है। कायांतरण के लिए मेढक पानी की किस तत्व की उपस्थिति अनिवार्य होती है, तो आयोडीन की उपस्थिति होती है। आयोडीन से थार्मोक्सिक हार्मोन के निर्माण के लिए। हाइड्रा अवयव में कौन सा जनन होता है, अलैंगिक जनन होता है। उस कोशिका का नाम बताइए जो मनुष्य में नए जीवन का आरंभ करती है, युग्मनज जाइगोट। क्या अंडाणु एकल कोशिका, हाँ अंडाणु शुक्राणु दोनों ही एकल कोशिका हैं। भ्रूण और गर्भाशय में क्या अंतर, भ्रूण में शरीर के अंगों की पहचान नहीं होती है, जबकि गर्भ में हो जाती है। जब भ्रूण में अंगों की पहचान हो जाती है तब अवस्था कहलाती है गर्भ, इसे याद रखना। रेशम कीट पालन के जीवन का चक्र बताइए, तो अंडा से लार्वा बनेगा या कैटरपिलर बनेगा, फिर प्यूपा, फिर वयस्क। वृषण द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। और मादा द्वारा एस्टेस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित। मादा के किस अंग में भ्रूण आरोपित होता है, गर्भाशय यूट्रस की दीवारों में। रेशम के कीट में कैटरपिलर से प्यूपा बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, कायांतरण। यदि जल में आयोडीन की कमी हो तो टेडपोल वयस्क में क्यों नहीं बदल सकते, क्योंकि आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बना पाती जो कायांतरण के लिए जरूरी है। परखनली शिशु IVF का पूर्ण विकास कहाँ पर होता है, माता के गर्भाशय में होता है। वह प्रक्रिया जिसमें शुक्राणु अंडाणु का संलयन शरीर के बाहर होता है कहलाती है बाह्य निषेचन, ठीक है। डॉली भेड़ का जन्म कब हुआ था और इसे किसने बनाया, तो 5 जुलाई 1996 को हुआ था। इयान बिमुल्टन ने बनाया था। क्या बाह्य निषेचन करने वाले जंतु हजारों अंडे देते हैं, ताकि हाँ देते हैं, क्योंकि जल की धारा वाले जंतुओं के खतरों के बावजूद कुछ अंडे तो निषेचन कर लें। मुर्गी के अंडे को चूजा बनने में 3 सप्ताह 21 दिन का समय लगता है। शुक्राणु के कितने भाग होते हैं, सिर, मध्य और पूंछ होती है। एकल कोश का क्या होती है भैया, एकल कोश का जो होती है वो होती है युग्मनज। बहुकोश के क्या होते हैं, तो भ्रूण में होते हैं। अंगों की पहचान कब होती है, गर्भ होती है। क्या सभी जंतु जो अंडे देते हैं बाह्य निषेचन होता है, क्या सत्य असत्य है। मुर्गी अंडा देती है, आंतरिक निषेचन होता है। तो ऐसा नहीं है कि जो अंडा देते हैं सब बाह्य निषेचन करेंगे, कुछ आंतरिक निषेचन भी करते हैं। अमीबा के द्विखंडन का सही क्रम क्या होता है, पहले केंद्रक का विभाजन होगा, फिर कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा, फिर 2 संतति अमीबा बनाएगा। क्लोनिंग एक प्रकार की अलैंगिक जनन है। मानव शुक्राणु में पूंछ का क्या कार्य है, यह शुक्राणु को मादा जनन पथ में गति करने में मदद करता है। चलिए भैया फिर आ गया।
और जब भी आएगा तब भी हम आएंगे आपके पास। तो चलो, वृषण क्या होता है, शुक्राणु उत्पन्न करता है। अंडाशय क्या करता है, अंडाणु उत्पन्न करता है, ठीक है। अंडवाहिनी जो होती हैं वो क्या करती है, निषेचन करती हैं। गर्भाशय में क्या होता है, भ्रूण का विकास होता है, और शुक्राणु की पूंछ क्या करता है, गति प्रदान करता है। जीव और विधि, चलो हाइड्रा में कैसी विधि होती है, तो जो हाइड्रा में होती है वो मुकुलन द्वारा होता है, हाइड्रा में मुकुलन के द्वारा, अमीबा में द्विखंडन के द्वारा होता है, मेढक में तुम्हारा क्या होता है, बाह्य निषेचन होता है, मनुष्य में कैसा होता है, आंतरिक निषेचन होता है। जो डॉली भेल थी वो क्लोनिंग से थी, पूरा लिख दिया। हाँ, जंतुओं के प्रकार देखिए भैया, जरायुज जो होता है तो गाय और मनुष्य जरायुज हो गया। अंडज क्या हो गया भैया, अंडक मुर्गी और छिपकली अंडा प्रजक हो गई। कैटरपिलर क्या हो गया, रेशम कीट हो गया। टेटपॉल क्या हो गया, मेढक का बच्चा हो गया। युग्मनज क्या हो गया, शुक्राणु एवं अंडाणु हो गए। सही क्रम में व्यवस्थित के लिए निषेचन, युग्मज, भ्रूण और गर्भ। आगे चलो, मेढक के जीवन काल में क्या होता है, अंडा, टेटपोल, बैस, मेढा। रेशम कीट के विकास का सही क्रम क्या है, अंडा, लार्वा, प्यूपा, बैस। अमीबा में द्विखंडन का सही क्रम क्या होता है, केंद्रक विभाजन, केंद्रक द्रव और 2 संतति कोश का। मुर्गी या चूजे के विकास का क्रम क्या होता है, आंतरिक निषेचन, कवच का बनना, अंडा देना और चूजा निकलना। आगे देखो, अंतःस्रावी ग्रंथियों, भैया किशोर, अंतःस्रावी ग्रंथियों की नल विहीन ग्रंथियां क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये अपना स्राव सीधे रुधिर में करते हैं। इनमें लिखने कौन सा हार्मोन आपातकालीन हार्मोन होता है, तो एड्रीनल हार्मोन होता है। एडम्स एप्पल, कंठमणि का विकास मुख्य रूप से किस में होता है, तो केवल बालकों में होता है मुख्य रूप से। अग्नाशय द्वारा, देखो भैया गले में थोड़े तो एक बाहर की ओर हड्डी निकलेगी, महिलाओं में कम दिखती है। अग्नाशय द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है, तो अग्नाशय द्वारा इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन वृषण द्वारा होता है। वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि के द्वारा होता है। किशोरावस्था की अवस्था जिसमें जन्म परिपक्वता में आ जाती है, यौनावरंभ कहलाती है। थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन बनाने के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है, तो आयोडीन की आवश्यकता होती है। मादा लिंग हार्मोन क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन। कौन सा है, एस्ट्रोजन मादा लिंग हार्मोन है, ठीक है। पुरुषों में पाए जाने वाले गुणसूत्र क्या होते हैं, तो पुरुषों में पाए जाने वाले गुणसूत्र XY होते हैं। मनुष्य महिलाओं में जन्म की अवधि समाप्त कब होती है, रजो निवृत्ति के बाद। जनन अवधि प्रक्रिया प्रारंभ कब होती है, तो रजो दर्शन के बाद, ठीक है। पीयूष ग्रंथि जो होती है, प्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है, वृक्क के ऊपर होती है। रुधिर में नमक की मात्रा को संतुलित करने वाला हार्मोन कौन सा होता है, तो एड्रीनल हार्मोन कहता है। एड्स किस वायरस के कारण होता है, तो HIV वायरस के कारण। गौड़ लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी ग्रंथि कौन सी होती है, तो लिंग ग्रंथियां होती हैं। वृषण अंडाशय। मेढक में कायांतरण को नियंत्रित करने वाला हार्मोन क्या होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन होता है। विकासशील शिशु का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्रों द्वारा होता है, तो केवल पिता के द्वारा। प्रथम ऋतुस्राव को क्या कहा जाता है, तो प्रथम ऋतुस्राव को रजो दर्शन कहा जाता है। किशोरावस्था के दौरान चेहरे पर मुंह में पिंपल्स होने का क्या प्रमुख कारण होता है, तेल और श्वेत ग्रंथियां की बढ़ी हुई सक्रियता। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, तो पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। शरीर में लंबाई बढ़ाने के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा होता है, पीयूष ग्रंथि। कीटों में कायांतरण किसके द्वारा होता है, तो कीट हार्मोन्स के द्वारा होता है। रुधिर में हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए क्या आवश्यक होता है, आयरन होता है। जनन क्षमता की अवधि सामान्यतः स्त्री में कब तक रहती है, 45 से 50 वर्ष की अवधि तक। किशोरावस्था के दौरान संतुलित आहार क्यों किया जाता है, या शरीर की तीव्र वृद्धि के लिए ऊर्जा आवश्यक। यदि जल में आयोडीन पर्याप्त मात्रा में न हो तो टेटपोल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये वयस्क में विकसित नहीं हो पाएंगे। लड़ो या भागु ग्रंथि कौन सी होती है, एड्रीनल ग्रंथि होती है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों होते हैं, तो अग्नाशय ग्रंथि होती है। अंडाणु में निषेचन कहाँ होता है, अंडवाहिनी होता है। भ्रूण का वह चरण जिसमें शरीर के अंगों की पहचान कहलाती है, गर्भ कहलाता है। किशोरों के लिए सबसे अच्छा नाश्ता क्या होता है, तो दही का फल, दूध होता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, महिलाओं में 2 वायु गुणसूत्र होते हैं, सबसे महागलत है। नर और मादा दोनों समान हार्मोन रखते हैं, गलत है, ठीक। किशोरावस्था में व्यक्ति स्वच्छता पर ध्यान रखना चाहिए, यही कथन सही है। यदि किसी व्यक्ति को आहार में आयोडीन की कमी हो गई तो कौन सा रोग होगा, घेंगा होगा। यदि लोहे की कमी हो गई तो एनीमिया होगा, ठीक है। विटामिन ए की कमी होगी तो रतौंधी होगा। इंसुलिन हार्मोन की कमी होगी तो मधुमेह होगा। गर्भस्थ शिशु में लिंग निर्धारण किस समय पर होता है, निषेचन के समय होता है, ठीक है। नर लिंग हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्राव किस ग्रंथि के द्वारा होता है, वृषण ग्रंथि के द्वारा होता है। इनमें से कौन सी ग्रंथि पेयर में नहीं पाई जाती, वृषण, अंडाशय, एड्रीनल, पीयूष। तो जो पीयूष ग्रंथि होती है वो नहीं पाई जाती। स्त्रियों में होने वाला मासिक धर्म की सामान्य अवधि 28 से 30 दिन होती है। वह कौन सा हार्मोन है जो लड़कियों की दूध ग्रंथियों के विकास को प्रेरित करता है, तो जो दूध ग्रंथियों के विकास को प्रेरित करता है वो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। कौन सा होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन। एड्रीनल हार्मोन सीधे किस तंत्र को प्रभावित करता है, तो परिसंचरण तंत्र को, हृदय गति को। किशोरावस्था के दौरान होने वाला ग्रोथ स्पर्ट, अचानक लंबाई बढ़ जाना, मुख्य रूप से वृद्धि हार्मोन का कारण होता है। HIV वायरस के संक्रमण से एक प्रमुख कारण क्या होता है, संक्रमित सुई का उपयोग। नशीले पदार्थ, ड्रग के सेवन से किशोरों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उनकी स्वास्थ्य और खुशी बर्बाद हो जाती है, ठीक है। रजो दर्शन किस आयु वर्ग में होता है, तो रजो दर्शन जो होता है 10 से 12 वर्ष की उम्र में होने लगता है। अग्नाशय ग्रंथि की गड़बड़ी से कौन सी बीमारी होती है, तो मधुमेह बीमारी होती है। गुणसूत्र की कोशिका किस भाग में पाई जाती है, केंद्रक में पाई जाती है। पुरुष में डाणी मूंछ का आना कौन सा होता है, गौण लैंगिक लक्षण होता है। निषेचन फर्टिलाइजेशन क्या कहलाता है, युग्मनज कहलाता है। किशोरों को बेहतर स्वास्थ्य के लिए आयरन युक्त भोजन में क्या शामिल करना चाहिए, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़। पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन का मुख्य काम क्या होता है, अन्य ग्रंथियों की सक्रियता को नियंत्रित करना। उन्हें लिंग निर्धारण करने के लिए जिम्मेदार गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, तो 1 जोड़ा, मतलब 2 गुणसूत्र होते हैं लिंग निर्धारण को, ठीक है।
23वां जोड़ा होता है, 23 जोड़े 23वां जोड़ा। कायांतरण की प्रक्रिया किस जीव में नहीं देखी जाती, मनुष्य में नहीं देखी जाती। किशोरावस्था में व्यक्तिगत स्वच्छता क्यों रखनी चाहिए, ताकि पसीने की गंध और जीवाणु संक्रमण से बचने के लिए। आगे देखो, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें एक जीव शामिल होता है कहलाती है अलैंगिक जनन। हाइड्रा में प्रजनन किसके माध्यम से होता है, मुकुलन के माध्यम से होता है। अमीबा में प्रजनन की विधि क्या होती है, द्विखंडन होती है। नर युग्मक कहाँ पे बनता है, तो वृषण में बनता है। मादा युग्मक कहाँ बनता है, तो अंडाशय में बनता है। आगे चलो, युग्मक जाइगोट का निर्माण कैसे होता है, नर और मादा युग्मक के संलयन से होता है। वह जंतु जो सीधे शिशु को जन्म देते हैं जरायुज कहलाते हैं। मुर्गी में निषेचन का प्रकार कैसा होता है, आंतरिक निषेचन होता है। मेढक के निषेचन कहाँ होते हैं, शरीर के बाहर जल में होता है। नर और मादा युग्मक के मिलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, नर और मादा के मिलने की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। ठीक है, नर युग्मक क्या कहलाता है, नर युग्मक जो होता है वो शुक्राणु होता है। आगे चलो, निषेचन के पश्चात बनने वाली पहली कोशिका क्या होती है, तो युग्मनज होती है। आंतरिक निषेचन कहाँ पर होता है, मादा के शरीर में होता है। मेढक के किस प्रकार का निषेचन पाया जाता है, मेढक में बाह्य निषेचन पाया। जरायु जंतु क्या होता है, जो शिशु को जन्म देते हैं। मुर्गी अंडा देने के बाद उसमें क्यों बैठती है, ऊष्मायन के लिए बैठती है। लार्वा का वयस्क में बदलना क्या कहलाता है, कायांतरण कहलाता है। वृषण द्वारा उत्पादित हार्मोन क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है। मादा हार्मोन एस्ट्रोजन का स्राव कौन करता है, तो अंडाशय करता है। आईवीएफ का पूरा नाम क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है। आगे देखो, भ्रूण का गर्भाशय की दीवारों में चिपकना क्या कहलाता है, रोपण कहलाता है। प्रथम क्लोन जंतु कब बना था, 1996 में बनता था। अंडक प्रजक जंतु का उदाहरण क्या होता है, मेढक होता है। मनुष्य में निषेचन कहाँ पाया जाता है, अंडवाहिनी होता है। अमीबा एक कैसा है, अमीबा एक बहुकोश की एक कोश की जीव है। निषेचन किसमें होता है, बाह्य निषेचन मनुष्य में होता है। शुक्राणु मुख्य के कितने भाग होते हैं, मुख्यतः 3 भाग होते हैं। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी अंगों की पहचान होती है गर्भ कहलाता है। लैंगिक जनन में कितने जनन की आवश्यकता होती है, तो 1 की। भाई जिनको स्पीड ज़्यादा लग रही है वो अपना थोड़ा मोबाइल में स्पीड घटा लीजिए, 1 से कम कर दीजिए। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। मादा में प्रथम रजु दर्शन क्या कहलाता है, यौना ब्रह्म की शुरुआत कहलाती है। रजु निवृत्ति की आयु सामान्यता क्या होती है, 45 से 50 वर्ष होती है। पुनरुद्ध भवन की क्षमता किसमें होती है, तो प्लेन एरिया में पुनरुद्ध भवन की क्षमता होती है। छिपकली की पूंछ में भी पुनरुद्ध भवन की क्षमता होती है। यौन संचालित रोग कौन सा होता है, तो एड्स होता है। कॉपर्टी कहाँ स्थापित की जाती है, कॉपर्टी गर्भाशय में स्थापित की जाती है, ताकि जैसे भाई गर्भ नहीं करना, 2 बच्चे हो गए उसके बाद अगर गर्भ को रोकने के लिए कॉपर्टी हो गया, काफ़ी चीज़ें होती हैं, वो आप 9th वाले सिलेबस में पढ़ लेंगे। ठीक है, अब हटाइए इस समय। नसबंदी को क्या कहते हैं, नसबंदी को बेसेक्टोमी कहते हैं। मादा नसबंदी क्या कहलाती है, मादा नसबंदी कहलाती है ट्यूबेक्टोमी। क्या कहलाती है, ट्यूबेक्टोमी। नर नसबंदी में मतलब होता है इसमें शुक्र वाहिकाओं को काट के बांध दिया जाता है। मादा नसबंदी में जो अंड वाहिकाएं होती है, अंडाशय होता है, फेलोपियन ट्यूब को काट के वहाँ बांध दिया जाता है, ताकि अंडा ही स्रावित नहीं हो जाए। अंडा स्रावित नहीं होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। प्लेसेंटा का क्या होता है, भ्रूण को पोषण देना, अपशिष्ट हटाना, ऑक्सीजन देना, सभी। बहुखंडन किसमें होता है, प्लाज्मोडियम में बहुखंडन होता है। स्पाइरोगारिया में जनन की विधि क्या होती है, खंडन होती है। खंडन होता है स्पाइरोगारिया में। 2-3 नए क्वेश्चन मिल गए यहाँ पे। कोश का विभाजन के समय गुणसूत्र कहाँ दिखाई देता है, तो केंद्रक में दिखाई। एड्स किस वायरस से होता है, HIV वायरस से। अमीबा में प्रजनन अमीबा में जो प्रजनन किस विभाजन के द्वारा होता है, तो द्विखंडन के द्वारा। कोशिका में किस भाग में DNA पाया जाता है, तो केंद्रक में। यदि निषेचन नहीं होता तो अंडाणु लगभग कितने समय तक जीवित रहता है, तो 1 दिन तक जीवित रहता है। मनुष्य में लिंग निर्धारण में कौन सा गुणसूत्र उत्तरदायी होता है, तो Y गुणसूत्र लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है। वृषण का शरीर के बाहर अंडकोश में होने का क्या कारण है, कम तापमान की आवश्यकता। स्त्री में किस आयु वर्ग में अंडाणु बनना बंद हो जाता है, 45 से 50 वर्ष में। समान जुड़वां बच्चे कब बनते हैं, जब 2 शुक्राणु एक अंडे को निषेचित करते हैं। एक ही युग्मनज के 2 भागों में एक देखो भैया, एक शुक्राणु एक अंडा ही होगा, लेकिन वो क्या होगा, जब युग्मनज बनेगा वो युग्मनज 2 भागों में बढ़ जाता है। अंड प्रजक जंतुओं के भ्रूण का विकास कहाँ पर होता है, तो अंडे के कवच के भीतर होता है। ठीक है, कायांतरण मुख्य रूप से किन जीवों में देखा जाता है, कीट और मेढक में देखा जाता है। मुर्गी के अंडे से चूजा बनने में लगभग कितना, 3 सप्ताह 21 दिन का समय लगता है। नर जनन तंत्र में शुक्र वाहिकाओं का क्या काम होता है, शुक्राणुओं का परिवहन। प्रजनन क्यों आवश्यक है, प्रजाति की निरंतरता के लिए। स्तनधारी जंतुओं में निषेचित किस प्रकार का होता है, तो आंतरिक निषेचन होता है। चलो, प्लेसेंटा किसमें धसा होता है, गर्भाशय की दीवार में। यौन आरंभ के समय चेहरे पर मुहासे क्यों होते हैं, तेली ग्रंथियों की अधिक सक्रियता के कारण। भ्रूण का विकास विखंडन के बाद बनने वाली संरचना क्या कहलाती है, मोरेला कहलाते हैं। वीर्य का तरल भाग बनाने वाली ग्रंथियां कौन सी होती हैं, उपरोक्त सभी। अंडे के कवक निर्माण किस भाग में होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट में होता है। ठीक है, मेढक के कायांतरण के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है, आयोडीन की। पुरुष नसबंदी के दौरान किस नली को काटा जाता है, तो शुक्रवाहिका को। परिपक्व अंडाणु के चारों सुरक्षात्मक परत क्या कहलाती है, तो कोरोना रेडिएटा होता है और जॉन पेलिसिडा होता है। ठीक है, शुक्राणु का ऊर्जा उत्पन्न करने वाला भाग कौन सा होता है, मध्य भाग होता है। टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक में भ्रूण किस अवस्था में गर्भाशय में डाला जाता है, 8 से 32 कोष की है। ठीक है, आगे देखो,
बस कुछ और बचा, 10 मिनट की क्लास नहीं होगी। गर्भाधारण की पुष्टि किस हार्मोन के द्वारा होती है? तो HG हार्मोन स्रावित होना बंद हो जाता है, माहवारी आना बंद होती है तो गर्भाधारण हो जाता है। मेढक के अंडों के समूह को क्या कहा जाता है? स्पॉन कहा जाता है। लैंगिक जनन का मुख्य लाभ क्या होता है? आनुवंशिकता विविधता। कंकाल और मांसपेशियों का विकास भ्रूण में किस परत से होता है? मेसोडर्म से होता है। ठीक है। अमीबा में द्विखंडन के दौरान सबसे पहले किसका विभाजन होता है? तो केंद्रक का विभाजन होता है।